हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं राजन सर आपका स्वागत करता हूं बच्चों अपने नए एक्सरसाइज 1.4 में। ये एक्सरसाइज बेसिकली 4 मेजर कॉन्सेप्ट से बना हुआ। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्यों समझाता हूं मैं, आप देखते हो हर वीडियो में स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझाता हूं, क्योंकि पढ़ाई बेटा केवल 11th 12th नहीं है। आगे जाके आपको 12th के बाद बेसिकली बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम फेस करने पड़ेंगे, तो उन सभी कंपटीशन एग्जाम में वहां पे कॉन्सेप्ट काम आएगा, क्वेश्चन काम नहीं आएगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझना है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो हर लेवल पे आपके लिए एप्लीकेबल होगा, केवल आपकी क्लास के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तो वो कॉन्सेप्ट ही आपके काम आएगा कि क्वेश्चन कोई भी हो, उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं कि इस एक्सरसाइज में नया क्या सीखोगे आप, नई चीज क्या है। पिछले एक्सरसाइज से इस एक्सरसाइज का रिलेशन नहीं है, तो अगर आपने पीछे के कोई भी वीडियो नहीं देखा तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज अपना 1.4। देखिए पहला कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आता है रूल नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, और आपको पता है कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं पहले मैं रूल बताता हूं। तो सबसे पहला आपको लिखना बेटा रूल नंबर फर्स्ट। पहला रूल, फर्स्ट रूल आपको क्या है? फर्स्ट रूल आपको समझना है बेटा यूनियन। यूनियन का नॉर्मल मतलब होता है बेटा संगठन। जब हम कोई संगठन बनाते हैं तो यूनियन वर्ड यूज करते हैं। संगठन कब बनता है? जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तब हम यूनियन बनाते हैं। आपने कई सारे यूनियन के नाम सुने होंगे। तो यूनियन कब बनेगा? जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे तब जाकर यूनियन बनता है, संगठन बनता है। इस चैप्टर में भी यही है। यूनियन को बच्चों नॉर्मली हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये यूनियन को डिनोट करने का सिंबल है। ये यू नहीं है, क्योंकि यू तो यूनिवर्सल सेट के लिए है, यू की तरह ही है, बट ये यू नहीं है। तो यूनियन का सिंबल है कि यूनियन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। आप यू भी समझ सकते हो कि यू की तरह से लिखना है, तो आप यू भी लेके चल सकते हो। तो ये यूनियन का सिंबल है। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, कि आपको सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है, एक साथ मिलाना है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि भाई यूनियन का मतलब क्या होता है। बच्चों यूनियन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, कि आपको सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है, सभी एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है। सर जिसका मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? चलिए मैं आपको इसका मतलब एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। बहुत इजी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मान लो कि आपके ए सेट है, आपके पास ए सेट है 1 2 और 3, ये ए सेट है। आपके पास एक बी सेट है जिसमें है 3 4 और 5, ये 2 सेट हैं, एक ए है और एक बी है। और मुझे ए और बी का यूनियन फाइंड करना है। ए और बी का क्या फाइंड करना है? यूनियन। इसे कैसे बोलेंगे? इसे पढ़ेंगे ए यूनियन बी। इसे कैसे पढ़ेंगे बेटा? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के सारे एलिमेंट को इकट्ठा करना है। ए और बी के सारे एलिमेंट को इकट्ठा करना है, एक साथ लाना है। तो आपका 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो 3 तो यहां भी है, तो 3 दोबारा नहीं आ सकता है, क्योंकि सेट्स के अंदर जो एलिमेंट एक बार आ गया दोबारा नहीं होता। आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था। सेट्स का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा। आप डाटा को इकट्ठा कर रहे हो, 3 तो पहले ही कलेक्ट हो चुका है ना, दोबारा थोड़ी कलेक्ट होगा। तो जो एलिमेंट आ चुका है दोबारा नहीं लिखना, तो 3 को दोबारा नहीं लिखना, उसके आगे बढ़ जाओ 4 5। तो ये देखिए आपने ए और बी के सारे एलिमेंट को एक साथ मिला दिया, इसे बोलते हैं यूनियन। चलिए एक और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो बेटा कि अब आपके पास सेट ए है, और ए जो सेट है ये मान लो ए कोई स्कूल है। ठीक है, स्कूल लेके चल देते हैं, रियल लाइफ का एग्जांपल बताता हूं। ए कोई स्कूल है जहां पे से हम क्रिकेट के लिए 3 सबसे बेहतरीन प्लेयर चुन लेते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए मैंने 3 बेहतरीन प्लेयर चुन लिया ए स्कूल से। एक का नाम था राम, एक का नाम था अब्दुल, और एक का नाम था सिंह। ये 3 बच्चे मैंने ए स्कूल से चुन लिए कि ए स्कूल के ये 3 स्टूडेंट जो हैं वो सबसे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है या बॉलर हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी है, इनको चुन लिया। अब बी स्कूल गया कि बी स्कूल में सबसे अच्छे प्लेयर कौन है। तो बी स्कूल में जाकर पता लगा कि 3 स्टूडेंट सबसे अच्छे हैं। कौन? ए बी और सी, ये तीनों सबसे अच्छे स्टूडेंट है। ए बी सी ये सबसे अच्छे स्टूडेंट है। अब आपके पास टोटल 6 प्लेयर हो गए, क्योंकि 3 स्टूडेंट आपने यहां से उठाया था, 3 स्टूडेंट आपने यहां से उठाया, टोटल 6 प्लेयर हो गए। तो अगर आपसे मैं पूछ लूं कि ए यूनियन बी क्या होगा, कि व्हाट इज द ए यूनियन बी, तो आपको ए और बी के सारे एलिमेंट को एक साथ लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिख लो, राम, अब्दुल, सिंह
और फिर ए, बी और सी। क्या सर जी हम एबीसी पहले लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन। अब आपने इसको पहले कलेक्ट करा, इसको पहले कलेक्ट करा, ये मायने तो नहीं करता, किसी को भी पहले कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो डिजिट एलिमेंट्स है ये आगे पीछे भी हो सकता है। ये आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्स आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 या 3 2 1 एक ही चीज है सेट्स में, दोनों इक्वल सेट्स ही कहलाएंगे, या 2 3 1 ये भी इक्वल सेट है। एलिमेंट आगे पीछे होने से सेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं राम अब्दुल या सिंह एबीसी लिखूं या एबीसी करके राम अब्दुल सिंह लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यूनियन का मतलब क्या है? बेसिकली यूनियन का मतलब है आपको एलिमेंट्स को कलेक्शन करना है, सारे एलिमेंट को इकट्ठा करना है। तो ए और बी के सारे एलिमेंट को जब आप इकट्ठा कर लोगे तो वो यूनियन कहलाएगा। अब इसका क्या यूज है, चलिए अब आपने रूल समझ लिया बेटा। रूल समझने के बाद अब मैं आता हूं एक्सरसाइज पे। तो देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको देखना है और 1 बाय 1 आपको आराम से एक एक चीज का आंसर देना है। फाइंड द यूनियन, आपको यूनियन फाइंड करना है। आपसे पहले बोल दिया गया क्वेश्चन में कि आपको यूनियन फाइंड करना है। देखिए जी, फाइंड द यूनियन, आपको यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। एक्स में क्या है? एक्स जो है वो 1 2 3 है, 1 3 5 है, सॉरी 1 3 5 है, 1 3 5। पहले मैं एक्स लिख लेता हूं। यहां से एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। यहां से एक्सरसाइज स्टार्ट होता है 1.4 और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट। आपके पास x दिया हुआ है, x क्या दिया हुआ है? 1 3 और 5 ये दिया हुआ है, और एक y भी दिया हुआ है। y चेक कर लेते हैं, y क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ बेटा 1 2 3, तो y की जगह लिख लेते हैं 1 2 3, 1 2 3। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों x यूनियन y क्या होगा, तो क्या सभी बच्चे x और y को इकट्ठा कर सकते हो ना? x और y के सारे एलिमेंट को इकट्ठा कर सकते हैं? तो बताइए, अगर मैं x और y के सारे एलिमेंट को इकट्ठा कर लूं तो पहला क्या आएगा? 1 आएगा। एक तो 1 आ गया। अब 2 लिख सकते हो अगर लाइन से लिखना हो, वैसे आगे 1 3 5 और जैसे लिखना चाहो लिख लो, क्योंकि एलिमेंट को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लाइन से लिखना है तो लाइन से लिख लो। 1 यहां से ले लिया, 2 यहां से ले लिया, 3 यहां से ले लिया, 5 ले लिया। देखो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 1 3 5 1 3 5 1 3 5 आ चुका है। 1 तो हम पहले ले चुके हैं, 2 हम पहले ले चुके हैं, 3 आ चुका है। तो ये जो होगा ये आपका यूनियन कहलाएगा। तो यूनियन में बेसिकली करना क्या होता है कि हमें सभी एलिमेंट को एक साथ लगाना पड़ता है, सभी एलिमेंट को कलेक्ट करना है, आपका यूनियन कहलाता है। आई होप आपको इस एग्जांपल से और क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम सेकंड पार्ट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अब आप खुद आंसर बताना शुरू कर दोगे। मैं सेकंड पार्ट पे आता हूं। सेकंड पार्ट देखो क्या है, ए ई आई ओ यू। जो ए दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए ई आई ओ यू। तो पहले मैं ए लिख लेता हूं। ए क्या है मेरे पास? ए जो है वो है ए ई आई ओ यू, ये दिया हुआ है। और बी क्या दिया हुआ है? एक बार बी चेक कर लेते हैं। बी क्या है हमारे पास? बी जो है बच्चों वो है ए बी सी। बी लिख लेता हूं, ए बी सी, ए बी और सी। और अब मुझे ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो बेटा ए यूनियन बी कैसे फाइंड करूं? ए और बी के सारे एलिमेंट को इकट्ठा कर दो। तो इकट्ठा कर लोगे, खुद इकट्ठा करो, वीडियो को रोक दो, वीडियो को बंद कर, बिल्कुल रोक दो और खुद करके देखो कि मैं कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, और आंसर मैच करके देखो। चलिए मैं बाकी बच्चों को कराता हूं। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? ए आएगा, एक आपका बी भी आ जाएगा, ए आपका सी भी आएगा, फिर आपका ई आ जाएगा, आई आएगा, ओ आएगा और यू आएगा। सारे एलिमेंट को मैंने लाइन से लगा दिया। तो ए और बी का जो इकट्ठा करा उसको हम यूनियन बोलेंगे। यूनियन का मतलब ये कलेक्शन करना है। तो ए और बी को इकट्ठा करो, सारे एलिमेंट को एक साथ लिख दो, ये आपका यूनियन कहलाएगा। चलिए भैया थर्ड पार्ट पे आते हैं। आई होप थर्ड पार्ट आप आंसर बताओगे। पहले एक बार थर्ड पार्ट पढ़ लो है क्या। थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट क्या है? x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर। जो x है वो एक नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो। कह रहा है x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा? 3 का मल्टीपल क्या होता है? 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 15 होता है। इसे बोलेंगे मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल तो यही होता है। 3 का टेबल 3 6 9 12 15, ये 3 का मल्टीपल हो गया। और बी क्या कह रहा है? x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो जो x है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, लेकिन लेस देन 6 है, 6 से छोटा, 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी संख्या लिखनी है। तो पहले मैं a लिख लेता हूं। मेरे पास a क्या है? a आपसे कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, और ये खत्म नहीं होगा, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, पता नहीं कहां तक जाएगा, पता नहीं कहां तक जाएगा। इसे इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, जो आपको 1.2 में सिखाया था, याद करो। इनफाइनाइट सेट, ये खत्म नहीं होगा ना। 3 6 9 12 15 पता नहीं कहां तक जाएगा, हमें क्या पता। तो साइड नंबर तो नहीं लिख सकता ना, इनफाइनाइट सेट है, यहां पे आपने छोड़ दिया।
बी क्या कह रहा है आपसे? बी कह रहा है कि मैं लेस देन 6 हूं। लेस देन 6 मतलब 1 हूं, 2 हूं, 3 हूं, 4 हूं, 5 हूं और बस 5 तक आएगा, 6 तो नहीं आएगा ना। लेस देन 6, 6 से छोटी संख्या तो 1 से लेकर 5 तक आएगा, 1 से लेकर 5 तक। लेस देन 6 का मतलब 1 से लेकर 5 तक। नाउ आपसे पूछ क्या रहा बेटा? आपसे पूछ रहा है फाइंड ए यूनियन बी। तो यू आर गोइंग टू फाइंड ए यूनियन बी, दैट मींस टू कलेक्ट द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। आपको ए एंड बी के एलिमेंट को इकट्ठा करना है, तो ए एंड बी के एलिमेंट को इकट्ठा करो। सबसे पहले आप 1 भी लिखोगे, आप 2 भी लिखोगे, आप 3 भी लिखोगे, आप 4 भी लिखोगे, आप 5 भी लिखोगे। देखो 3 तो हम पहले लिख चुके हैं, 5 तक भी लिख चुके हैं, अगला क्या आएगा? 6 आएगा। देन आपको 9 लिखना पड़ेगा, फिर आपको 12 लिखना पड़ेगा, फिर आपको 15 लिखना पड़ेगा एंड डॉट 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 डॉट। क्यों? क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा ना, तो जितने सारे एलिमेंट होंगे वो सब आएंगे ना। क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, बार बार कह रहा हूं, इन दोनों को इकट्ठा करना है ना आपको। तो 1 से लेकर 5 तक तो आएगा ही आएगा, फिर 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, 12 भी आएगा, 15 भी आएगा, फिर डॉट 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 पता नहीं कहां तक आएगा, इनफाइनाइट तक आएगा। क्योंकि इनफाइनाइट सेट है तो हम भी इनफाइनाइट सेट छोड़ देंगे। इन दोनों को इकट्ठा करना था तो इन दोनों के सारे एलिमेंट को मैंने लिख दिया। अब ये कितने हैं मुझे तो नहीं पता, इसलिए डॉट डॉट करके इनफाइनाइट सेट इसे भी ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ए और बी को मैंने कलेक्ट कर लिया, जो ए और बी को कलेक्ट करके देखा, ये आपका आंसर आ गया। चलिए बेटा फोर्थ पार्ट पे आता है। पहले फोर्थ पार्ट पढ़ो आराम से, पहले एक चीज को पढ़ना है, पहले समझना है क्या कह रहा है। x कोलन x इज अ नेचुरल नंबर, कह रहा है x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और आगे क्या दिखा हुआ है? 1 से ग्रेटर है। इसका मतलब होता है बेटा 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर। इसका मतलब क्या है? 1 से ग्रेटर। 1 से ग्रेटर मतलब 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। याद करो पिछला एक्सरसाइज इंटरवल समझाया था, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन मतलब 6 इंक्लूड है। तो 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर मतलब 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 भी शामिल होगा। क्यों? क्योंकि अप टू 6 है, ये जो आपको लिखा हुआ है ना। चलिए मैं आप फोर्थ पार्ट आपको समझाता हूं। क्या लिखा हुआ है आपको? मैं रफली आपको समझाता हूं। आपको लिखा हुआ है, सॉरी ये हटाता हूं, आपको ये लिखा हुआ बेटा, आपके क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया हुआ है, स्टॉप। चलिए जी, आपको दिया हुआ है कि 1 एंड ये आपको कंडीशन दिया हुआ है। पहले आप इसका मतलब समझो, क्योंकि आप इसका मतलब नहीं समझते तो क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है, फायदा नहीं है। पहले आप इसका मतलब समझो, क्योंकि 12th क्लास में ये काम आएगा, क्वेश्चन काम नहीं आएगा। इसका मतलब है x जो है ना, x वो 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर मतलब 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और x जो है वो 6 तक है, क्योंकि यहां इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू साइन मतलब 6 भी शामिल है। तो 2, 3, 4, 5, 6 ये आपको दिया हुआ, इसे बोलेंगे a। ये रफली यूज किया मैंने, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए रफली मैंने यूज करा है। तो मुझे ए क्या गिवन है? ए मुझे क्या गिवन है? ए मुझे गिवन है बेटा 2, 3, 4, 5 और 6, ये गिवन है। मैंने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, मैंने इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया ताकि मुझे आसान पड़े समझना। अब बी देखता हूं, बी क्या गिवन है। बी पे ध्यान दो, x कोलन x ए नेचुरल नंबर, कह रहा है ये भी एक नेचुरल नंबर है। और इसका मतलब बताओ कोई बच्चा, इसका मतलब क्या है? 6 से ग्रेटर, शाबाश, 6 से ग्रेटर। 6 से ग्रेटर मतलब 6 से ग्रेटर मतलब 7, 8 और 9। 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 से लेस देन है और इक्वल टू का साइन नहीं है। 6 से ग्रेटर है और 10 से स्मॉलर है। इसे कैसे पढ़ेंगे? ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 यानी 6 से बड़ी संख्या एंड लेस देन 10, लेस देन 10, 6 से बड़ी संख्या और 10 से छोटी संख्या। तो भाई 6 से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है और 10 तक नहीं जाएंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू का साइन होता है 10 भी आता है, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो 10 से स्मॉलर संख्या, तो 6 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर। अब आप बताओ, आपसे अगर मैं नॉर्मली पूछ लूं, क्वेश्चन छोड़ो, आप नॉर्मली ध्यान दो, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई 6 से ग्रेटर संख्या लिखो, 6 से ग्रेटर संख्या लिखो और 10 से स्मॉलर संख्या लिखो, तो आप कौन कौन से नंबर लिखोगे? आप लिखोगे सर जी 7 लिख लो, 8 लिख लो और 9 लिख लो। अब आपको ए और बी, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो जब ए यूनियन बी फाइंड करना है तो इनको इकट्ठा कर लो। क्या 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 होगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 7 भी आएगा, 8 भी आएगा और 9 भी आएगा। ये तो होगा आपका यूनियन। ये आपका कंप्लीट आंसर आ चुका है। समझ में आ गया बेटा? बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी नहीं करना, चीजों को समझना है, क्योंकि पढ़ाई केवल 11th क्लास या 12th क्लास नहीं है बेटा, ये इनफाइनाइट तक चलेगा, आपके लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है ये। तो चीजों आपको समझना है। कल को आप ए कंपनी में जाओगे, बी कंपनी में जाओगे, सी कंपनी में जाओगे, अब आपको कहेगा यूनियन निकालो, तो तीनों कंपनी को यूनियन निकाल लेंगे, जितने भी इंप्लॉय होंगे सबको इकट्ठा कर लेंगे, यूनियन हो गया। समझ में आनी चाहिए ना, ये हर जगह यूज होता है, यूनियन इंटरसेक्शन हर जगह यूज होगा। अभी आप यूनियन पे ध्यान रहो, पहला रूल आप पढ़ रहे हो आप। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो 5वां पार्ट, पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट। ए क्या दिया हुआ है? 1 2 3।
ए दिया हुआ 1 2 3 और बी दिया हुआ 5। तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद में बात करेंगे। पांचवा पार्ट, फिफ्थ पार्ट पे आता हूं बेटा। ए क्या दिया हुआ? ए दिया हुआ 1 2 3 और बी आपको दिया हुआ 5, यानी बी जो है वो 5 है। 5 मतलब कोई एलिमेंट नहीं, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। 5 मतलब क्या होता है? कोई एलिमेंट ना होना, जीरो नहीं। नहीं बेटा, जीरो एलिमेंट नहीं, जीरो नहीं आएगा, नहीं। 5 मतलब एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि जीरो भी एक नंबर है ना, बोल नंबर है। जीरो भी तो अपने आप में एक नंबर है ना। सैलरी के आगे जीरो लग जाती है, कितना मजा आता है, खुश होता है ना, दिल खुश होता है। जीरो भी अपने आप में एक नंबर है, जीरो नहीं। 5 मतलब एलिमेंट है ही नहीं, कुछ बिल्कुल एम्प्टी, खाली। तो 1 2 3 और ये तो खाली है। तो 1 2 3 और खाली का जब यूनियन बनाएंगे तो क्या आएगा? ए यूनियन बी जब बनाऊंगा तो क्या आएगा? 1 2 3 आएगा, क्योंकि ये तो खाली है। तो कई बार आंसर इसको वापस हम ए भी लिख सकते हैं। क्यों भाई? एक बात बताओ, ए और बी का आपने यूनियन तैयार करा। ए और बी का क्या तैयार करा? यूनियन। तो 1 2 3 और ये तो खाली है, तो 1 2 3 आंसर आ गया। अब ये 1 2 3 किसकी वैल्यू है? ये ए की वैल्यू है, तो हम इक्वल टू में ए भी लिख सकते हैं। कई बार एमसीक्यू में पूछता है ऐसा क्वेश्चन, एमसीक्यू वगैरह में डाल देते हैं ऐसा क्वेश्चन, बच्चा कंफ्यूज। वो क्या करते हैं, ए आपको दे देगा, ए आपको ऐसी दे देगा, बी आपको ऐसी दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा इसका यूनियन है। और आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा, ऑप्शन में आप देखोगे ये है ही नहीं है, ऑप्शन में ए है, बी है। आप बताओ आंसर क्या लिखोगे? तो आंसर ए टिक कर दोगे, क्योंकि 1 2 3 किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है ना। तो ए भी तो हो सकता है इसका आंसर। हम ऐसे ना लिख के हम ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए, घबराना नहीं है। ये पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट आपके कंप्लीट होते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से बेटा। आपको ए दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है? ए और बी। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे ए गिवन है। ए क्या गिवन है? 1 2, ये गिवन है। एक बार चेक कर लो, ए बी, सॉरी ए बी गिवन है। क्या गिवन है बेटा? ए और बी। ए और बी ये दो मुझे गिवन है, ए गिवन है। बी पे चेक करता हूं, बी क्या गिवन है? बी गिवन है ए बी सी। बी लिख लेता हूं, बी गिवन है ए बी सी। ठीक है जी, ये है ए बी और ये है ए बी सी। ठीक है, ये ए है और ये बी है, दो आपको सेट दिए हुए हैं। अब आपसे पूछ क्या रहा है, क्या ए सबसेट है बी का? क्या ए सबसेट है बी का? सबसेट मतलब क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए। या अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की ओर बताया था आपको कि ए जो एलएचएस में होगा उसके एलिमेंट कम होने चाहिए और बी के एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए। आप चेक करो, ए के एलिमेंट 2 हैं और बी के एलिमेंट 3 हैं। ध्यान से देखो, ए छोटा है, बी बड़ा है, ए के एलिमेंट 2 है और बी के एलिमेंट 3 है। ए बी इसमें भी तो है ना, तो ए बी जो है वो छोटा है, 2 ही एलिमेंट है, यहां 3 एलिमेंट है, तो ये सबसेट हुआ ना, क्योंकि एलएचएस छोटा होना चाहिए, आरएचएस बड़ा होना चाहिए। ये प्रीवियस लेक्चर का कॉन्सेप्ट हो गया। नहीं पता था आपको, सिंपल बताता हूं। सबसेट क्या होता है कि ए जो है, ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो ए के सारे एलिमेंट बी में है ना, ए के सारे एलिमेंट बी में है ना, इसे सबसेट बोलते हैं। तो लिखेंगे यस। ये आपका पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या पूछ रहा है कि ए सबसेट है बी का, तो आंसर लिखेंगे यस कि ए सबसेट है बी का। एक आंसर तो हो गया। एक चीज और पूछ रहा है आपसे, आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द यूनियन? तो कह रहे यूनियन बताओ, यूनियन भी तो बताओ, यूनियन क्या होगा। तो चलिए यूनियन फाइंड करते हैं। तो अगर मैं आपसे बच्चों यूनियन पूछ लूं, ए यूनियन बी बताओ, तो आप क्या बताओगे बेटा कि ए और बी के सारे एलिमेंट इकट्ठे कर लो। तो एक तो ए आएगा, एक बी भी आएगा और एक सी भी आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गया? ए और बी के सारे एलिमेंट जब आप इकट्ठे करोगे तो ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा, तीनों आ गए। या तो आप ए बी सी लिख लो, ये आंसर है, सही आंसर है, ए बी सी लिख लो, छोड़ दो। या दूसरा तरीका, मैं ए बी सी ना लिख के आंसर बी भी तो लिख सकता हूं। क्या मैं गलत हूं क्या? ए यूनियन बी, या तो ए बी सी लिख लो क्योंकि ए और बी के सारे एलिमेंट करे, ए बी सी आ गया। या इसकी जगह मैं बी भी तो लिख सकता हूं क्योंकि ये बी की वैल्यू है। आप देखोगे आंसर कई जगह यही मिलेगा, आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए हमें दोनों आने चाहिए, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है कब कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आ जाए। मैं आपको हर तरीके, बहुत कंपटीशन एग्जाम दिए ना भाई, ये बाल ऐसे थोड़ी उड़ गए मेरे, बहुत कंपटीशन एग्जाम दिए मैंने। तो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से तैयारी करा रहा हूं। 11 12 तो है ही, चलता रहेगा, अपना नंबर लाने हैं, लेकिन आगे का सोचो, बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए सोचो। तो ए यूनियन बी आ गया, ए बी सी है, या तो ए बी सी लिख के छोड़ दो, या मैं बी भी तो लिख सकता हूं क्योंकि ए बी सी बी की वैल्यू है। क्लियर हो गया? चलिए अब 3 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बेटा। आपको दिया हुआ है कि ए और बी आर 2 सेट, कि ए और बी 2 सेट हैं, ए और बी 2 सेट है, बहुत बढ़िया। सच दैट कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, आपको गिवन है ए सबसेट है बी का, यानी ए के एलिमेंट कम होंगे और बी के एलिमेंट ज्यादा होंगे। सबसेट का मतलब यही हुआ
कि ए के एलिमेंट कम होंगे और बी के एलिमेंट ज्यादा होंगे, यही मतलब हो ना, ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, ये आपको गिवन है। इसका ये मतलब हुआ कि ए के एलिमेंट कम हैं और बी के एलिमेंट ज्यादा हैं, तभी तो सबसेट होगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अभी तो आपने फाइंड किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही पूछ रहा है एज इट इज। देखो आप देखो, ए एंड बी आर टू सेट, आपको ए और बी दो सेट दिए हुए थे, सबसेट आया था, यस लिखा था आपने, तो ए यूनियन बी क्या आया था, बी आया था ना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ऊपर नीचे देखो सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी आएगा। कि अगर मैं ऐसा गिवन है कि ए सबसेट है बी का, तो जब मैं ए यूनियन बी फाइंड करूंगा तो इसका आंसर बी आएगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब है ए और बी को इकट्ठा करना। यूनियन का मतलब ए और बी को इकट्ठा करना। अब बी के अंदर ज्यादा एलिमेंट है तो बी, नॉर्मली बात है, बी आएगा। और अगर ये चीज है तो आप इस एग्जांपल के तौर पे ये समझ लो, यही वाला क्वेश्चन देखो, ए और बी दो थे, ए सबसेट था बी का, जब यूनियन निकाला तो बी आया था ना। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ए और बी, ए सबसेट है बी का, तो इनका यूनियन निकालूंगा तो बी आएगा। बिल्कुल 2 और 3 बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, एक ही पैटर्न से चलना था। चलिए बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, आपको बहुत कुछ गिवन है, आपको बहुत सारे सेट दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, इस प्रकार का आपको बहुत सारे सेट दिए हुए हैं। तो पहले इन सबको लिख लो। सबसे पहले ए पे फोकस करो। ए क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, तो पहले जो दिया है उसे लिख लो। ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 3 4। बी देखो, बी क्या दिया हुआ है, बी पढ़ो, बी क्या दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ बेटा 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये बी दिया हुआ है। अब आप सी पे आ जाओ, सी पे देखते हैं सी क्या गिवन है। सी आपको दिया हुआ बेटा 5 6 7 8, 5 6 7 8, मैं कहता हूं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, 5 6 7 8। एक बार सारे एलिमेंट लिख लोगे ना तो आसानी पड़ेगी आपको। अब बचा डी, अब हमें डी दिया हुआ है, चलिए डी लिखते हैं कि डी क्या गिवन है। डी देखो, डी आपको गिवन है 7 8 9 10, 7 8 9 और 10, ये 4 आपको अलग अलग प्रकार के सेट गिवन है। कौन कौन से गिवन है, आपको ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और डी गिवन है। आपके स्क्रीन पर बिल्कुल साफ साफ क्लियरली आ रहा होगा, ब्लैक कलर में दिख रहा है आप सबको। ए बी सी डी 4 आपको दिया हुआ है। अब आपसे 1 बाय 1 आपको चेक करना है कि आपसे एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। देखिए सबसे पहला पार्ट, सबसे फर्स्ट पार्ट देखो, सबसे पहले आपसे पूछा है बेटा ए यूनियन बी। आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है, यानी ए और बी के सारे एलिमेंट इकट्ठे करने हैं। तो बड़ा सिंपल है, हर कोई कर सकता है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट करने वाला हूं बेटा। पहला पार्ट आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी, इट मींस आपको ए और बी के सारे एलिमेंट इकट्ठे करने हैं। इकट्ठे करो, 1 2 3 4, 3 तो लिख चुका हूं, 4 लिख चुका हूं, 5 एंड 6। मेक इट सिंपल। कितना सिंपल आंसर है, हो चुका है आपका आंसर, पहला पार्ट आ चुका है। चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। देखते बेटा सेकंड पार्ट हमारा क्या है। सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है ए यूनियन सी, ए और सी को इकट्ठा करो। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, आपको ए और सी के सारे एलिमेंट इकट्ठे करने हैं। तो ए क्या है बेटा, पहले ए के इकट्ठे करो, 1 2 3 4, और सी में आ जाओ तो ये सारे नंबर आएंगे 5 6 7 और 8। तो 1 2 3 4 ये आ गए और 5 6 7 8 ये आ गए। ये ए यूनियन सी कहलाएगा। कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट आपके पास बी यूनियन सी। अब आपको बी यूनियन सी फाइंड करना है, तो आपको बी और सी के सारे एलिमेंट इकट्ठे करने पड़ेंगे। थर्ड पार्ट बी यूनियन सी, तो बी और सी में ढूंढ लो पहले है क्या। बी के पास है 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 आएगा, 3 4 5 6 आएगा, 5 6 तो पहले लिख लोगे, फिर 7 8 आएगा, तो 3 4 5 6 और 7 8 आएगा। तो आंसर लिख लो, क्या क्या आंसर आया, 3 4 5 6 7 और 8, ये जो होगा वो आपका कंप्लीट आंसर आ गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, बी यूनियन डी। फोर्थ पार्ट देखो क्या है, बी यूनियन डी, यानी बी और डी के सारे एलिमेंट इकट्ठे करने हैं। तो बी और डी को इकट्ठा करो। फोर्थ पार्ट पे आटो बेटा, फोर्थ पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट पे ध्यान दो बेटा, बी यूनियन डी, बी और डी को इकट्ठा करना है। बी क्या था, बी आपके पास था 3 4 5 6 और डी क्या है 7 8 9 10। इन दोनों को इकट्ठा करो तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे नंबर आ जाएंगे। तो मुझे लगता है सबने कर भी लिया होगा, तो लिख लो 3 4 5 6 7 8 9 तक था ना, 10 भी है तो 10।
ये आपका आंसर आ गया, बी यूनियन डी का आ चुका है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5। देखो पार्ट नंबर 5 क्या कहता है? ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है? आपको ए बी सी तीनों को कलेक्ट करना है। ए बी सी तीनों एलिमेंट को इकट्ठा करना है। तो चलिए ए बी सी के तीनों एलिमेंट को इकट्ठा कर लेते हैं बेटा। आ जाओ। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है सर जी? सर जी ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है? कि तीनों कंपनी में जितने भी काम कर रहे हैं इन सबको इकट्ठा कर लो। तो चलिए जी इन सबको इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। बेटा ए के पास क्या था? 1 2 3 4 5 6 यहां से आएगा, क्योंकि 3 4 तो आप पहले ले चुके हो। 5 6 आएगा और फिर 7 8 आएगा। तो ए बी सी में 1 से लेकर आपको 8 तक लिखना पड़ेगा। तो चलो क्या क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया? देखो कैसा आया भाई। ए क्या, ए में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 और 3 4 तो पहले ले चुके हो, तो 5 6 बचा। यहां से 1 2 3 4 आया, यहां 5 6 आया और 5 6 पहले लिख चुके हो, तो 7 8 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 ये आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। नेक्स्ट पार्ट देखो आपसे क्या पूछ रहा है? ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी यूनियन डी का मतलब क्या है? ए बी डी, ए बी डी तीनों का कलेक्शन। तो चलिए ए बी डी तीनों का कलेक्शन करते हैं। क्या फाइंड करना है बेटा? 6 पार्ट। ए यूनियन बी यूनियन डी, इट मींस आपको ए बी डी तीनों को इकट्ठा करना है। तो चलिए ए बी डी तीनों को इकट्ठा करते हैं बेटा। ए में क्या क्या लोगे? ए में लूंगा 1 2 3 4 5 6 तो यहां से आ गया, क्योंकि 3 4 तो ऑलरेडी ले चुके हो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और फिर 7 8 9 10 ए बी डी, ए बी डी। तो 1 2 3 4 तो ले चुका, दोबारा लूंगा तो 5 6 यहां से लूंगा और फिर 7 8 9 10 सारे नंबर ले लूंगा। तो 1 से लेकर 10 तक टोटल आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये आ गया आपका ए यूनियन बी यूनियन डी। इसे ही हम यूनिवर्सल सेट बोलते थे, जिसके अंदर सारे एलिमेंट आते हो। अब यहां पे देखो क्या था? 1 से लेकर 10 तक था और टोटल 4 सेट गिवन था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा मेरा, तो मैंने यूनिवर्सल सेट समझाया था बच्चों को। 1 से लेकर 10 तक सारी काउंटिंग आ गई ना, चारों सेट के काउंटिंग आ रही है इसमें, इसलिए यूनिवर्सल सेट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ गए। चलिए अभी हम यूनिवर्सल सेट की बात नहीं करेंगे। चलिए लास्ट पार्ट देखिए बेटा, बी यूनियन सी और डी। बी सी डी को इकट्ठा करना है। बी सी डी इन तीनों को आपको इकट्ठा करना है। तो आप खुद भी कर सकते हो, तो बी सी डी को इकट्ठा करो। चलिए 7 पार्ट देखिए बेटा, बी यूनियन सी यूनियन डी, आपको बी सी डी को इकट्ठा करना है। तो बी सी डी को इकट्ठा करो। पहले बी ले लो। बी क्या है? 3 4 5 6। सी क्या है? यहां से लूंगा 7 8, क्योंकि 5 6 तो पहले ले चुके हो। 3 4 5 6, 5 6 तो पहले ले चुके हो, तो यहां से 7 8 लूंगा और 7 8 पहले ले चुके हो, तो यहां से 9 10। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 से लेकर 10 तक हमें काउंटिंग लिखनी है। तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपके दिमाग में कभी यह भी आता होगा कि यार इतनी सिंपल चीज 11th क्लास में क्यों दे रहे हैं? इतने सिंपल से कॉन्सेप्ट तो बहुत छोटी क्लास में होना चाहिए। जी हां, होना चाहिए था बेटा। इसका एप्लीकेशन समझो, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। आप जब किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहां एक सब्जेक्ट के मार्क्स तो नहीं पूछे जाते हैं। मुझे आप इसी का आंसर दो। परसेंटेज निकाली जाती है। कैसे? 5 सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालते हैं या 4 सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालते हैं। तो वो यूनियन ही तो है बच्चे, ध्यान से सोचो ना अपने आप को। अभी आपका 11th में जब एडमिशन हुआ, किसी भी स्कूल में आपने एडमिशन कराया नए स्कूल में, तो वहां परसेंटेज पूछी गई होगी आपकी 3 सब्जेक्ट की। कॉमर्स या साइंस जिसमें या आर्ट्स आप जो भी लोगे, परसेंटेज पूछी गई थी ना आपसे कि मिनिमम इतनी परसेंटेज चाहिए जी। तो अल्टीमेटली वो 3 सब्जेक्ट का यूनियन ले रहे नहीं ले रहे? अब सर जी ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। यूनियन का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। जब हम इवन घर में सब्जी बनाते हैं बेटा, वहां भी यूनियन इस्तेमाल हो रहा है ना, क्योंकि सब्जी एक चीज से तो बनेगी नहीं। मसाले पड़ेंगे, बहुत सारे मसाले पड़ेंगे उसके अंदर, नमक है ना, बहुत सारे मसाले होते हैं, ऑयल का इस्तेमाल होगा, वेजिटेबल्स, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होगी। तो वो यूनियन ही तो है। बहुत सारी चीजें मिलकर सब्जी बनी और हल्की सी सब्जी खराब हो गई तो तुम बोल देते हो मम्मी सब्जी खराब हो गई, यूनियन सही नहीं बना मम्मी। बेलन पड़ेगा बेटा किचन सही, मत बोलियो कभी। अब मेरा नाम लियो कि मैंने ऐसा बोला था। मैं भी नहीं बोलता, चुपचाप खा लो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी। तो यूनियन ये होता है बेटा। यूनियन समझ में आ गया कि सभी एलिमेंट को इकट्ठा करना। अब ये नहीं कि केवल बुक के कीड़े मत बनो, उसका नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल देखो कि इसका डेली लाइफ में हम कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूनियन का हम उस हर जगह इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम चीजों को कलेक्ट करते हैं, जहां हम चीजों को इकट्ठा करते हैं। कंप्लीट हो गया यूनियन। जल्दी नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं।
चलिए बेटा, यहां से हम रूल नंबर 2 स्टार्ट करेंगे बेटा, नए नए कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं। अब तक आपने जो पढ़ा वो रूल नंबर 1 था बेटा, यूनियन। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे थे वो यूनियन के बेस पे थे, जिसमें आप एलिमेंट को इकट्ठा करते थे। बट यहां से आपका नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है बेटा, इंटरसेक्शन। आज हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की, कि इंटरसेक्शन होता क्या। तो पहले आपको पता है कि रूल समझना है, रूल समझ लोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके अपने आप कवर हो जाएंगे इंटरसेक्शन वाले, ठीक है बेटा। तो पहले रूल समझो, इंटरसेक्शन होता क्या है। चलिए रूल की ओर आते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं बेटा रूल नंबर 2। यहां से आपका स्टार्ट होता है रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 का जो आपका नाम है उसे बोलते हैं बेटा इंटरसेक्शन। तो पहले ये जानना जरूरी है कि इंटरसेक्शन होता क्या है। इंटरसेक्शन हम बोलते किसे हैं, हम किसे बोलेंगे इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन होता क्या है, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है बेटा, ठीक है। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है, जैसे आप यूनियन के लिए ये शेप यूज करते थे, वैसे इंटरसेक्शन के लिए ये वाला शेप यूज होता है। ये इंटरसेक्शन के लिए, ये यूनियन के लिए, ये इंटरसेक्शन के लिए। अब ये इंटरसेक्शन होता क्या है, पहले इस बात को समझो। देखिए बेटा, मान लीजिए आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं कि ए जो है उसके पास 1 है, 2 है और 3 है, और बी जो है बेटा उसके पास 3 है, 4 है, 5 है। अब आपसे पूछता हूं ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब बच्चों होता है कि जो ए और बी में कॉमन है। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है। तो ए और बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो आप इजीली देख सकते हो कि ए में 3 और बी में 3, ये दोनों ही कॉमन है, मतलब 3 जो है वो दोनों में आ रहा है। तो 3 जो होगा वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन एलिमेंट। ये जो होगा वो आपका इंटरसेक्शन कहलाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है हमें कॉमन एलिमेंट फाइंड करना होता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, हमें कॉमन एलिमेंट फाइंड करना होता है इंटरसेक्शन में। एक और एग्जांपल से समझो, एक और एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए बच्चों कि कोई साइंस का बच्चा है ए, कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा है ए, ठीक है। उसके पास कौन कौन सब्जेक्ट है, उसके पास सब्जेक्ट है फिजिक्स है, उसके पास केमिस्ट्री है, उसके पास मैथ्स है, उसके पास इंग्लिश है। मान लो ये 4 सब्जेक्ट है उसके पास। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि एक साइंस साइड का बच्चा है, उसके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और इंग्लिश है। ये 4 सब्जेक्ट है उसके पास। एक बी स्टूडेंट है जो कॉमर्स स्ट्रीम का है, उसके पास क्या सब्जेक्ट है, उसके पास मैथ्स है, उसके पास अकाउंट है, उसके पास इको है, उसके पास इंग्लिश है। क्लियर हो गया, ये 4 सब्जेक्ट बी के पास है। ये ए है साइंस स्ट्रीम का बच्चा जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश है, और ये बी है कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा जिसमें मैथ है, अकाउंट है, इको है और इंग्लिश है। ये दोनों आपके पास 2 अलग अलग स्टूडेंट है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैं अगर फाइंड करना चाहूं ए इंटरसेक्शन बी, मुझे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है कि ए और बी में दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। तो आप देखो कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट है। तो मैथ्स साइंस स्ट्रीम वाला बच्चा भी पढ़ रहा है, और मैथ कॉमर्स स्ट्रीम वाला बच्चा पढ़ रहा है। तो ये जो मैथ्स है ये आपके लिए इंटरसेक्शन हो गया। ऐसे ही देखो इंग्लिश, इंग्लिश साइंस स्ट्रीम वाला बच्चा पढ़ रहा है, इंग्लिश कॉमर्स स्ट्रीम वाला बच्चा ही पढ़ रहा है। तो ये जो इंग्लिश है ये भी आपका इंटरसेक्शन है। क्या आपको इंटरसेक्शन समझ में आ गया बेटा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। तो मैथ दोनों में आ रहा है और इंग्लिश भी दोनों में आ रहा है, तो जो एलिमेंट कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। क्या आपको इंटरसेक्शन वर्ड का मतलब पता लग गया बेटा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। याद रखोगे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। इसलिए मैं डेफिनेशन में लिख भी देता हूं, आपको याद होना चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन एलिमेंट। यहां लिख देता हूं कॉमन एलिमेंट्स। बस इतना याद रखना कि इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट लिखने पड़ते हैं, कि जो जो एलिमेंट कॉमन है वो लिखते जाओ। कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बेटा एक्सरसाइज पे। वापस एक्सरसाइज पे चलते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ईच पेयर सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। कह रहा है क्वेश्चन 1 के अंदर, जो क्वेश्चन 1 आपने पहले ऊपर सॉल्व किया था, क्वेश्चन 1 के अंदर जितने भी पार्ट थे उन सबका अब आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि वापस क्वेश्चन नंबर 1 पे जाओ और उन सभी क्वेश्चनों को आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे वापस जाते हैं और उन सबका हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो वापस क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर आता है और अब हमें इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो इसे बोलेंगे 5th का फर्स्ट पार्ट, इसे बोलेंगे 5th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखो क्या है। x आपके पास 1 3 5 और y आपके पास है 1 2 3। आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये है 1 3 5 और ये है 1 2 3। तो कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में है, 3 और 3। तो 3 दोनों में है, x और y दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो 3 इज द कॉमन एलिमेंट। इसलिए यहां पर जो आंसर होगा बेटा
x इंटरसेक्शन y जब हम लिखेंगे तो केवल 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 इज द कॉमन एलिमेंट। क्या सबको क्लियर हो गया बेटा? 3 x और y दोनों में था, इसलिए 3 जो होगा वो इंटरसेक्शन है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आता है बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो, AEIOU और ABC। आप चेक करो ऐसा क्या है जो A में भी है और ऐसा क्या है जो B में है। A और कुछ है, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि A जो है वो A में भी है और A जो है वो B में है। तो A जो है वो कॉमन एलिमेंट है। A इज द कॉमन एलिमेंट। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बेटा, क्या था आपका? X व A और B, दो सेट आपको दिए हुए हैं। तो A इंटरसेक्शन B जब फाइंड करूंगा तो उसका आंसर केवल A लिखूंगा, बिकॉज A इज द कॉमन एलिमेंट। दोनों में A कॉमन था तो A आंसर होगा। क्या समझ में आ गया? केवल हमें बच्चों कॉमन एलिमेंट फाइंड करना होता है। हमें वो एलिमेंट चाहिए जो कॉमन है। क्लियर हो गया? चलिए आगे फाइंड करते हैं, आगे देखते हैं। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट पे ध्यान से देखो, x colon x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल हो, आपसे बोला गया 3 का मल्टीपल हो, तो एक बार बताओ 3 का मल्टीपल कौन कौन होगा? अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा, मैंने 3 का मल्टीपल बताया था। 3 का मल्टीपल कौन होगा? 3 होगा भाई। 3 का मल्टीपल 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा एंड सो ऑन, ऐसे ही होंगे ना। 3 के मल्टीपल तो यही सब होंगे, 3 के मल्टीपल हो गए। अब आते हैं बी पार्ट पे। देखिए बी पार्ट आपसे क्या कह रहा है? x colon x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटी संख्या, तो 6 से छोटी संख्या कौन सी होगी? 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटी संख्या। तो 6 से छोटी संख्या कौन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 तक जाओगे तो इसका जो नंबर लिखोगे आप कौन कौन सा लिख सकते हो? आप इसका नंबर लिख सकते हो 1, इसका नंबर लिख सकते हो 2, इसका नंबर लिख सकते हो, चलो मैं लिख देता हूं, 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो और 5 लिख सकते हो। आप इन दोनों में चेक करो क्या है जो दोनों में है। देखो 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, और कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है। केवल 3 जो है वो दोनों में है। 3 फर्स्ट में भी आ रहा है, 3 सेकंड में भी आ रहा है, तो 3 कॉमन एलिमेंट है। तो A और B का जो इंटरसेक्शन है वो केवल 3 आएगा। तो थर्ड पार्ट करने वाला हूं बेटा मैं। A एंड B का जो इंटरसेक्शन होगा वो 3 होगा। 3 इज द कॉमन एलिमेंट। क्या सबको क्लियर हो गया बेटा? ये 3 पार्ट समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। केवल आंसर आपको नोट करना है। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट आपसे क्या कह रहा है? आपसे फोर्थ पार्ट कहा जा रहा है इसके अंदर कि A जो है x colon x इज अ नेचुरल नंबर 1 से ग्रेटर हो एंड 6 से स्मॉलर, 6 तक, 1 से ग्रेटर हो एंड अप टू 6, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, यानी अप टू 6। इसका मतलब मैंने आपको बताया था। अगर आपने वीडियो शुरू से देखा, स्टार्टिंग से हर चीज फॉलो कर रहे हो आप मुझे, तो आप इस चीज को देखो। कह रहा 1 से तो ग्रेटर हो लेकिन 6 तक हो। तो 1 से ग्रेटर हो और 6 तक हो का मतलब क्या है भाई? इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 4 होगा, इसमें 5 होगा, इसमें 6 होगा। 2 3 4 5 6 तक होगा। और यहां पर क्या कह रहा है आपसे? सेकेंड पार्ट आपको बी कह रहा है। बी में आपको दिया हुआ है कि x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। 6 से तो बड़ी हो लेकिन 10 से छोटी हो। 6 से ग्रेटर हो, 10 से छोटी हो। 6 से ग्रेटर हो, 6 से बड़ी हो लेकिन 10 से छोटी हो। तो 6 से बड़ी, ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10 का मतलब है 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। अब आप चेक करो, इसमें तो 2 3 4 5 6 आ रहा है, 2 3 4 5 6 आ रहा है, इसमें 7 8 9। सर जी इसमें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जी हां बच्चों, इसमें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। पहले में क्या आ रहा है? 2 3 4 5 6, इसमें आ रहा है 7 8 9, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो हम ये लिखते हैं बेटा कि A इंटरसेक्शन B जो होता है वो 5 होता है। याद करो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आता उसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको स्टार्टिंग में सिखाया था नहीं बात? जिस इसके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है तो 5 लिख दो कि इनका इंटरसेक्शन 5 है। बच्चों इसे मैथ में डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, जो आप आगे पढ़ोगे। अगला कॉन्सेप्ट यही है हमारा, इसे डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं, कि जिसका इंटरसेक्शन 5 हो वो डिसजॉइंट सेट होता है, जो मैं आगे बताऊंगा। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ए और बी में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर हम 5 लिख देंगे कि भाई नहीं है कॉमन, हम क्या करें। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। अब ए में देखो, ए क्या है? ए है 1 2 3, सॉरी ए आपके पास है 1 2 3, ए आपके पास है 1 2 3। ए क्या है बेटा? ए है आपके पास 1 2 3 और बी है आपके पास 5। तो इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 2 3 और 5, इसमें भी कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसमें तो 1 2 3 है तो खाली है, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन तो नहीं है। कोई भी एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जो दोनों में हो।
कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन भी हम क्या लिखेंगे? फाइव। शाबाश, वेरी गुड बेटा, सबको बहुत बढ़िया। तो फिफ्थ पार्ट करेंगे बेटा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ये भी फाइव है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या सबको क्लियर हो गया बेटा? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। ये इस प्रकार से भी हो सकता है, जो मम्मी सब्जी बना रही है, रोज एक ही सब्जी बना के रख देती है और फिर तुम शुरू हो जाते हो, रोज यही सब्जी बनती है, तो इंटरसेक्शन हो गया ना। ठीक है, तो सबने नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर आपको 6 पढ़ना है। ये तो हम 5 क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास देखो, ध्यान से देखो, बहुत सारे सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, इस प्रकार का आपको बहुत सारे सेट दिया हुआ है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे अब तक सॉल्व करते आ रहे हैं। तो पहले ए क्या दिया हुआ है? 3 5 7 9 11। 3 5, ये क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हो, 3 5 7 9 11। तो पहले आप 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 ए क्या गिवन है बेटा? 3 5 7 9 11, ये आपको ए गिवन है। चलिए नेक्स्ट देखो, बी क्या गिवन है? बी आपको दिया हुआ है 7 9 11 13। 7 9, बी आपको गिवन है बेटा 7 9 11 और 13, ये आपको बी गिवन है। चलिए सी पे आ जाते हैं। सी क्या गिवन है? सी आपको गिवन है बेटा 11 13 15। 11 13 15, तो यहां लिखो 11 13 और 15, यहां सी आ जाएगा बेटा 11 13 और 15। पहले जो गिवन है वो लिख लो। अब आप डी सेट लिखोगे, तो डी सेट की ओर आते हैं। चलिए डी सेट देखो, डी क्या दिया हुआ है? 15 और 17। 15 एंड 17 इज द डी, तो डी आपका आएगा 15 एंड 17। तो ये आपके पास 4 सेट आपको गिवन है, ए बी सी और डी। ये उसी प्रकार सॉल्व होगा, इस प्रकार के आप क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हो, बहुत सारे पार्ट थे आपने सॉल्व किया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना किसी घबराहट के। इंटरसेक्शन या यूनियन ही पूछेगा, तो चलिए बेटा फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। जरा पहला पार्ट आप ध्यान से देखो, क्या पूछ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। क्या पूछ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है बेटा ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ढूंढो कि ए और बी में क्या कॉमन है। ढूंढ के देखो ए और बी में आपको कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन दिखाई दे। देखो 7 यहां भी है, 7 यहां है, 9 है और 9 है, 11 है और 11 है। तो 7 9 11, 7 9 11 दोनों में है, तो 7 9 और 11 जो होगा वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे? सेकंड पार्ट पूछ रहा है बेटा बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन ढूंढना है, बी इंटरसेक्शन सी। ढूंढो बी और सी में क्या कॉमन है, ढूंढो। ये 11 यहां है और 11 भी यहां है, बस 13 भी है, 13 भी है और 13 भी है। तो 11 13 इसके पास भी है, 11 13 इसके पास भी है। तो जो बी इंटरसेक्शन सी होगा बेटा वो होगा 11 और 13। ये हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। केवल कॉमन एलिमेंट ढूंढना है यार, केवल सिंपल कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। आप खुद भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर दो, सारे खुद भी फाइंड कर सकते हो, आंसर मैच कर लो। वीडियो को बंद करो बिल्कुल, और आप खुद करके देखो कि सारे पार्ट सही होंगे आपके। घबराओ नहीं, बिल्कुल एक बार में आंसर आएगा। चलिए अब अगला पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है बेटा? ओहो हो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए सी डी में जो तीनों में कॉमन हो, ए सी और डी। चलिए जी, ए सी डी तीनों में इंटरसेक्शन ढूंढते हैं। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। चेक करो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो तीनों में है, ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है। ए सी डी में कौन सा एलिमेंट है? देखो 3 तीनों में तो नहीं है। ए सी डी, अच्छा ए सी डी इस पे देखना है बेटा। तो 11 यहां भी है, 11 यहां भी है, लेकिन 11 यहां नहीं है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट है 3 5 7 9 नहीं है, इनमें से कोई सा नहीं है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, ए में, सी में और डी में। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। ऐसा कोई एलिमेंट हमें नहीं मिला जो ए में भी हो, सी में भी हो, डी में भी हो। तीनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी इसका इंटरसेक्शन कुछ नहीं होगा। और अभी मैंने आपको बताया था बेटा, जिसका इंटरसेक्शन कुछ नहीं होगा उसका आंसर हम क्या लिखेंगे? 5। शाबाश। तो आंसर क्या आएगा? 5। क्यों 5 आया? क्योंकि ए सी डी में कुछ भी कॉमन एलिमेंट तो नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट पे चलो बेटा। फोर्थ पार्ट पहले पढ़ दो। फोर्थ पार्ट आपसे पूछ क्या रहा है? फोर्थ पार्ट आपके पास है बेटा ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन सी। एक बात देख लो, ए और सी में कॉमन क्या है? ए और सी ऊपर नीचे लिखा हुआ है।
11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, केवल 11 कॉमन है। देखो A 11 और 11, तो A और C में केवल 11 जो है वो कॉमन एलिमेंट है, तो इसका आंसर जो आएगा वो केवल क्या आएगा बेटा 11। लिख देंगे इसका आंसर कि 11 आएगा। क्या मेरे पास समझ में आएगा बेटा, A और C में कॉमन एलिमेंट 11 था। चलिए फिफ्थ पार्ट पे देखो बेटा, फिफ्थ पार्ट पहले पढ़ लो क्या पूछ रहा है, B इंटरसेक्शन D। अब आपको B और D में कॉमन ढूंढना है, B इंटरसेक्शन D, तो ढूंढो B और D में कॉमन, B और D ये ऊपर नीचे लिखे हुए, ये 4 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट। देखो कुछ भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, B का कोई भी एलिमेंट और D का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जिसका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता उसे हम इंटरसेक्शन में इसका आंसर भी क्या लिखेंगे बेटा 5। शाबाश। चलिए अब आता है बेटा 6 पार्ट पे, 6 पार्ट देखते हैं, पहले पढ़ लो 6 पार्ट पूछ कर आपसे। ओहो हो, इस टाइप के आता है एग्जाम के अंदर, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब यहां कंफ्यूज मत होना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्यों, क्योंकि हमने बोर्ड मास पढ़ा था, आपको याद होगा जब आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा 6 क्लास में, बोर्ड मास पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, B4 ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, यानी पहले B यूनियन C फाइंड करोगे, उसके बाद उसका A के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो पहले निकालेंगे B यूनियन C, ध्यान से देखना, पहले क्या निकालेंगे B यूनियन C, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो आंसर कैसे करोगे, पहले मैं फाइंड करूंगा B यूनियन C, यानी B और C में जो कॉमन है। तो एक बार देख लो B और C में कॉमन क्या क्या है, सॉरी B और C का यूनियन, B और C का यूनियन यानी B और C के सारे एलिमेंट। तो चलिए B और C के सारे एलिमेंट इकट्ठे करते हैं, 7 9 11 13 और 15, 7 9 11 13 और 15 ये नंबर आ गए। तो लिख लेते हैं यहां पर 7 9 11 13 और 15, ये हमने फाइंड कर लिया B यूनियन C। अब हमसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, यानी आपने जो यूनियन फाइंड करा ना उसमें देखो A के साथ कॉमन एलिमेंट क्या है, आपने यूनियन ये फाइंड किया, B यूनियन C आपके पास ये है। अब इसका A के साथ इंटरसेक्शन चेक करो कि इसमें और A में क्या कॉमन है, इसमें ये जो 7 9 11 13 15 लिखा है, इसमें और A में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, इंटरसेक्शन है। तो 7 9 11 13 15, अब A में चेक करो, A में देखो आपको 7 9 11 ये 3 एलिमेंट जो है वो इसमें भी है, 7 9 11 ये 3 एलिमेंट A में भी है, और 7 9 11 ये इसमें भी है। तो इन दोनों का, इसका और A का जो इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा 7 9 और 11। क्लियर हो गया। पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बेटा, ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद बाहर की संख्या सॉल्व होते हैं, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आता है बेटा 6 पार्ट के बाद 7 पार्ट पे, पार्ट नंबर 7 देखते हैं। पार्ट नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है, पार्ट नंबर 7 देखो बेटा, A इंटरसेक्शन D, आपको A इंटरसेक्शन D फाइंड करना है, A इंटरसेक्शन D कि A और D में कॉमन क्या है, A और D में कॉमन क्या है। तो देख लो A और D में कुछ कॉमन है क्या, देखो A और D में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट A और D में कॉमन नहीं है, और जिसका कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा उसका आंसर क्या लिख देंगे, इसका आंसर भी 5 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था। अब आगे बेटा पार्ट नंबर 8 पे, तो पार्ट नंबर 8 पहले पढ़ लो, पार्ट नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 8 उसी प्रकार से जैसे अभी आपने फाइंड किया था। क्या करोगे, पहले फाइंड करोगे B यूनियन D, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करो क्योंकि बोर्ड मास में B4 ब्रैकेट होता है। तो पहले B यूनियन D फाइंड करेंगे, पहले B यूनियन D फाइंड कर लेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन वापस A के साथ फाइंड करूंगा। तो पहले B यूनियन D इकट्ठा कर लेते हैं, B और D को इकट्ठा कर लेते हैं, B यूनियन D को पहले इकट्ठा कर लेते हैं। तो चलिए B और D को इकट्ठा करो, B यूनियन D, तो 7 9 11 13 15 17, B और D को इकट्ठा करना है। तो 7 9 11 13 15 17, B और D को इकट्ठा करा आपने, B और D को इकट्ठा करा, 7 9 11 13 15 और 17। अब इसका इंटरसेक्शन A के साथ, A इंटरसेक्शन B यूनियन D। अब आपने जो ये लिखा है ना B यूनियन D और A, चेक करो ऐसा क्या है जो B यूनियन D यानी इसमें भी है और वो A में भी है। तो A के एलिमेंट कौन कौन से थे, पहले A के एलिमेंट देख लो, A के एलिमेंट चेक करो, A में 7 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है। कैसे में आ रहा है, इसमें भी देखो आपका 7 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है। तो इन दो, इसका A के साथ जब इंटरसेक्शन निकाला तो 7 9 और 11 ये नंबर आएगा। क्लियर हो गया भाई, B यूनियन D में नंबर आ रहा है ना 7 9 11, और ये A में भी आ रहा है।
तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो 7 9 11 होगा। पहले आपने बी यूनियन डी निकाला, इसमें 7 9 11 आ रहा है, ये तीनों एलिमेंट आ रहे हैं और वो ए में भी आ रहा है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा 7 9 11 होगा। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकालना है कि इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन कॉमन है। चलिए अब आते हैं बेटा 9 पार्ट पे। पार्ट नंबर 9 एक बार चेक करो, पार्ट नंबर 9 क्या है बेटा। पार्ट नंबर 9 है, पार्ट नंबर 9 पहले आप क्या करोगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, तो आपको 2 ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे। ध्यान से देखो, आपको 2 ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेगे बेटा। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, पहले ए और बी का कॉमन निकाल लो। जब ए इंटरसेक्शन बी आपका फाइंड हो जाए फिर आप निकालोगे बी यूनियन सी। पहले दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी पे आते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ये है पहला ब्रैकेट। तो चेक करो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या था। ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड भी किया था, ये रहा 7 और 11, दुआ देखने की जरूरत नहीं है, ये हमने फाइंड किया था, 7 9 11 आया था। तो मैं यहां लिख सकता हूं, ये आ जाएगा 7 आपका 9 और 11, ये आ गया, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट क्या है सर जी, दूसरा ब्रैकेट है बी यूनियन सी। तो दूसरा ब्रैकेट है बी यूनियन सी। तो चलिए बेटा बी यूनियन सी फाइंड करते हैं कि बी और सी में कॉमन क्या है। एक बार चेक भी कर लेना कि आपने बी यूनियन सी फाइंड किया था कहीं पे। ये देखो यहां पे फाइंड किया था, दोबारा क्यों फाइंड करो, ऑलरेडी फाइंड है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या आया था 7 9 11 13 15। तो बी यूनियन सी भी है मेरे पास 7 9 11 13 और 15। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है पहला ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट था ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा ब्रैकेट था बी यूनियन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी जो हमने पहला पार्ट सॉल्व करा, जो हमने दूसरा पार्ट सॉल्व करा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में, इन पहले ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में कॉमन क्या है। तो आप खुद देख सकते हो कि दोनों में कॉमन क्या है। चेक करो दोनों में कॉमन क्या है। एक तो 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 दोनों में, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो होगा 7 9 और 11। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्या समझ में आ गया बेटा। पहले आपको पहला ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर इन दोनों ब्रैकेट का इंटरसेक्शन। कितना सिंपल है, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट फिर दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों के कॉमन पॉइंट लिख दोगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 9 के बाद लास्ट है आपका पॉइंट नंबर 10। इसमें भी आप वही करोगे, आपको 2 ब्रैकेट फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले क्या सॉल्व करोगे, ए यूनियन डी, पहले ए यूनियन डी फाइंड करो। तो चलिए सबसे पहले ए यूनियन डी फाइंड करते हैं। पार्ट 10 कर रहे हैं बेटा, पार्ट 10 हमें फाइंड करना है ए यूनियन डी। तो चेक करो ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, ए और डी का टोटल कॉम्प्लीमेंट। तो ए के सारे एलिमेंट और डी के सारे एलिमेंट आपको इकट्ठे करने हैं। तो ए के सारे एलिमेंट चेक करो 3 5 7 9 11, ये ए के सारे एलिमेंट है। डी के क्या है 15 और 17, तो 3 5 7 9 11 और फिर 15 और 17, ये आपका ए यूनियन डी आ चुका है। चलिए पहले ए यूनियन डी आपने फाइंड किया, क्या आया बेटा 3 5 7 9 11 15 एंड 17, इसे बोलेंगे ए यूनियन डी। ये था आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट था बी यूनियन सी, इट मींस हमें दूसरा ब्रैकेट बी यूनियन सी का फाइंड करना है। तो चलो बेटा बी यूनियन सी फाइंड करते हैं। इट मींस बी और सी का टोटल एलिमेंट। तो बी के सारे एलिमेंट क्या है 7 9 11 13, 7 9 11 13 और प्लस में ये कौन 11 13 15। तो 7 9 11 13 तो आप ले चुके हो, तो यहां से केवल 15 आपको लेना है क्योंकि 11 और 13 यहां पे ऑलरेडी आ चुका है। तो 7 9 11 13 और 15 ये आपका हो जाएगा बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी आपने फाइंड किया 7 9 11 13, 7 9 11 13 और शायद 15 भी था। एक बार चेक कर लो दोबारा, एक बार दोबारा देखने में कोई 15, हाँ जी 15 भी आएगा बेटा। तो 15 पॉइंट और आ गया। तो ये आपका आ गया बेटा कौन ए यूनियन डी और बी यूनियन सी, ये दो आप फाइंड कर चुके हो। अब हमें फाइंड क्या करना है ओवरऑल कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट फाइंड करना है। तो चलिए बेटा इन दोनों के कॉमन एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो मेरे लाल मेरे सोना इस बात को देखो, पहला क्या है ए यूनियन डी है, दूसरा है बी यूनियन सी, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट फाइंड करना है। तो चेक करो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है। एक तो 7 दोनों में है, एक 9 भी कॉमन एलिमेंट है, एक 11 भी कॉमन एलिमेंट है। तो 7 9 11 7 9 11 ये देखो ये आपके कॉमन एलिमेंट है। इनके अलावा 15 भी दोनों में, तो 7 9 11 15 और 7 9 11 15 ये आपके कॉमन एलिमेंट हैं। तो आप यहां पे आंसर लिखोगे 7 9 11 एंड 15, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके 10वें पार्ट का आंसर आ चुका है। तो हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन।
क्लियर हो गया? चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आपको समझना है, वन बाय वन आपको पहले एक एक चीज को समझना है, तो आपको आंसर मिलता जाएगा। पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। आपसे पूछ रहा है ए जो है x:x इज ए नेचुरल नंबर। ए जो है वो नेचुरल नंबर है। ए नेचुरल नंबर है। सर जी नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर बेटा 1 से इंफिनिटी तक होता है। प्राकृतिक संख्या हिंदी में बोलते हैं। नेचुरल नंबर 1 से लेकर इंफिनिटी जो नेचुरल नंबर होते हैं, 1 से लेकर अनंत तक होते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना, अभी आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है। हम 7 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, तो मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूं, पहले एक फॉर्मेट आपको बना के दे रहा हूं। क्या कि सबसे पहले ए जो है वो आपके पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब आपके पास 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक है, पता नहीं कहां तक है। ये ए है, आपको नोट नहीं करना है, ये सिर्फ समझना है। ये भी समझने के लिए यूज कर रहा हूं, नोट मत करना ये चीज, ठीक है? समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। 1 से लेकर इंफिनिटी तक नंबर है। चलिए अब बी पे फोकस करो। बी देखो आपके सामने आ रहा है। बी क्या है? x:x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये इवन क्या होता है? याद करो इवन, मैं बार बार कहता हूं इवन याद रखो। इवन होता है सम संख्या, जो 2 से डिवाइड होता है उसे बोलते हैं इवन नंबर। हिंदी बोलते हैं सम संख्या। इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो, तो इवन नेचुरल नंबर बी आएगा। इवन नेचुरल नंबर में क्या आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा एंड सो ऑन। ये सब होंगे इवन नेचुरल नंबर में। इन्हें बोलेंगे इवन नेचुरल नंबर। जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो होता है बेटा इवन नेचुरल नंबर। चलिए अब सी को चेक करो। सी क्या आपके पास? सी एक बार देख लेते हैं, पढ़िए। सी क्या है? x:x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसे ऑड नंबर कहते हैं। इट मींस में आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा एंड सो ऑन। इन्हें बोलते हैं ऑड नंबर। ये नेचुरल नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। ये सब आपको नोट नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। एंड डी, डी भी आपको दिया हुआ है। डी क्या दिया हुआ है? प्राइम नंबर। x:x इज अ प्राइम नंबर। हिंदी बोलते हैं अभाज्य संख्या। सर ये प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो केवल अपने आप से डिवाइड होता है। अभाज्य संख्या जो केवल अपने आप से डिवाइड होता है। पहले भी कई बार ये शब्द यूज हम कर चुके हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या वो नंबर होते हैं जो केवल अपने आप से डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, दीज आर द प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर होते हैं जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं। ये आपको नोट नहीं करना बेटा, बार बार कह रहा हूं, केवल आपको समझाने के लिए मैंने लिख लिया। अब इनके आंसर कैसे लिखने हैं ध्यान से देखो। सबसे पहला पार्ट पढ़ो कि फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ क्या रहा है। आपसे पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है बेटा ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन क्या है? तो एक बार चेक करो ए और बी में कॉमन क्या है। ध्यान से देखो, इसमें क्या था? 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था। इसमें सारे नंबर हैं। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? ध्यान से देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 दोनों में आ रहा है, 4 दोनों में आ रहा है, 6 दोनों में आ रहा है, ऐसे 8 भी दोनों में आएगा, ऐसे 10 भी दोनों में आएगा। क्लियर हो गया? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8, ये सब कॉमन है। देखो 2 भी दोनों में है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है। यानी ये सारे एलिमेंट कॉमन है। जो बी में दिए हुए सारे एलिमेंट कॉमन है। इसलिए बच्चों इसका जो आंसर होगा वो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि सर जी इसका आंसर बी है। क्या किसी को समझ में आया इसका बी आंसर क्यों लिखा? एक बात दोबारा देख लो। आपको ए और बी के कॉमन एलिमेंट ढूंढने थे, तो मैं आपसे पूछता हूं ए और बी के कॉमन एलिमेंट बताओ। तो ए और बी में कॉमन क्या क्या है? सर जी 2 कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, एक 4 कॉमन है, एक 6 भी कॉमन है, एक 8 भी कॉमन है। यानी बी के सारे एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। या तो आप एक काम करो 2, 4, 6, 8 लिख दो क्योंकि दोनों में कॉमन है। या ये जो 2, 4, 6, 8 लिखोगे बी के ही तो एलिमेंट है भाई, तो बी लिख देंगे डायरेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर जो आएगा वो केवल बी आएगा। आपको बी लिखना है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। चलिए अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे, पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 देखो बेटा आपसे क्या पूछ रहा है? ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में कॉमन ढूंढना है। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन ढूंढना है। चलिए ए और सी में कॉमन ढूंढते हैं। एक बार स्क्रीन पर ध्यान से देखो, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, 3 है, यहां भी 3 है, 5 है, यहां भी 5 है, 7 है, यहां भी 7 है। तो क्या इस बार क्या दिखाई दे रहा है कि सी के सारे एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। सी के सारे, जब ए और सी में कॉमन ढूंढो ना, ए और सी में, तो सी के सारे एलिमेंट कॉमन है। देखो 1 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5। या तो आप एक काम करो,
इसका आंसर ये लिख दो, क्या लिखोगे? 1 3 5 7 9, ये लिख सकते हो ना। ए और सी में यही कॉमन है। ए और सी में क्या क्या कॉमन है? ए और सी में 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन, या तो ये लिख दो। या ए और सी में जब आप कॉमन लिख रहे हो तो अल्टीमेटली सी के ही तो सारे एलिमेंट लिख रहे हो ना, तो इसका आंसर हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? इक्वल टू सी। जी सर जी, इसका सी जो है वो डायरेक्टली आंसर है। क्या मेरी बात समझ में आया बेटा? सी क्यों आया? क्योंकि सी के इन दोनों का जब इंटरसेक्शन निकाला तो सी के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। आपसे क्या पूछ रहा है? ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में कॉमन ढूंढना है, ए और डी में कॉमन ढूंढना है। तो ढूंढो बेटा ए और डी में कॉमन, ए और डी में कॉमन ढूंढो। देखो ए और डी में अगर आप कॉमन ढूंढ सकते हो, देखो ए और डी में क्या क्या कॉमन है? 2 यहां पर है, 2 यहां भी है, 3 यहां पर है, 3 भी यहां है, 5 यहां पर है, 5 भी यहां है, 7 यहां है, 7 भी यहां है, ऐसे ही 11 यहां है तो 11 यहां भी होगा, क्योंकि इसमें तो सारे नेचुरल नंबर है, इसमें तो सारे नेचुरल नंबर है। 11 यहां है तो 11 यहां भी होए। तो सारे एलिमेंट किसके कॉमन आ रहे हैं? डी के कॉमन आ रहे हैं। जब हमने ए और डी में कॉमन ढूंढा, जब हमने ए और डी में कॉमन ढूंढा तो डी के सारे एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। इसलिए बच्चों इसका आंसर जो होगा थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट करने वाला हूं। तीसरा पार्ट क्या पूछा था? ए इंटरसेक्शन डी, तो आंसर डी आएगा, क्योंकि डी के सारे एलिमेंट कवर। जब ए और डी में इंटरसेक्शन ढूंढने चले तो डी के सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं, इसलिए डी इसका आंसर होगा और कुछ आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते बेटा फोर्थ पार्ट पे। चलिए फोर्थ पार्ट चेक करते हैं, फोर्थ पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है। फोर्थ पार्ट पे हो बेटा, फोर्थ पार्ट देखो, बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी में कॉमन ढूंढना है, बी और सी में कॉमन। एक बात देखो, बी जो है वो इवन नंबर है, बी इवन नंबर है, 2 4 6 ये इवन नंबर है, और सी जो है वो ऑड नंबर है। ये सम संख्या और ये विषम संख्या है, और सम और विषम में कभी कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। आप खुद देखो 2 4 6 8 10 ये नंबर है, ये 2 के पहाड़े वाले, 2 के टेबल वाले नंबर है, और ये वो हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7। आप यही चेक कर लो, क्या कोई एलिमेंट आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? क्या बी और सी में कोई एलिमेंट आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? कि यहां नहीं ना, ये इवन है, ये ऑड है। वैसे भी इवन एंड ऑड में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता ना भाई, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा बी इंटरसेक्शन सी का आंसर जो होगा वो 5 होगा, क्योंकि बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ में आ गया बेटा? चलिए अगले पार्ट पे जाते हैं। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट क्या है? बी इंटरसेक्शन डी, कि बी और डी का कॉमन निकालो, बी और डी का कॉमन निकालो। तो बी और डी का कॉमन निकालते बेटा, बी और डी में कॉमन देखो, बी और डी को ध्यान से देखो, बी और डी को ध्यान से देखो, आपको नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे। बी और डी में कॉमन क्या क्या है? इसमें पहले देखो बी में क्या था? बी में आपके पास 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, ये सब है। और डी में देखो केवल एक ही एलिमेंट है जो दोनों में है। ध्यान से देखो, केवल 2 ऐसा एलिमेंट है, केवल 2 ही ऐसा एलिमेंट है, 2 ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें आता हो, क्योंकि 2 जो होता है वो इवन भी होता है, 2 जो होता है वो प्राइम नंबर भी होता है। 2 सम संख्या में भी आता है और 2 अभाज्य संख्या में आता है, और ये बात मैं पिछले 25 बार बोल चुका हूं, 25 बार की चीज आ चुकी है आपके पहले। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है, सम संख्या है क्योंकि 2 से डिवाइड होता है, और ये प्राइम नंबर है क्योंकि वो अपने आप से ही डिवाइड होता है। तो 2 इवन भी होता है, प्राइम भी होता है, और वैसे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 ही दोनों में कॉमन है और कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है? केवल 2 कॉमन है। तो बी इंटरसेक्शन डी, यही पूछा था आपने, बी इंटरसेक्शन डी पूछ रहा आपसे। तो हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, बी इंटरसेक्शन डी, इन दोनों में केवल एक ही कॉमन है, कौन? 2 एक कॉमन है, क्योंकि 2 जो है वो इवन में भी आता है और प्राइम में भी आता है। चलिए बेटा सिक्स पार्ट, ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में कॉमन ढूंढना है, तो सी और डी में कॉमन ढूंढ लेते हैं। सिक्स पार्ट का बेटा, सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में कॉमन ढूंढना है। चलिए सी और डी में कॉमन ढूंढिए, ध्यान से देखो, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 7 यहां है, 7 यहां है। उसके बाद ध्यान से देखो, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, 7 दोनों में है, यहां पे 9 है बट यहां 9 नहीं है, 11, अगला 11 होगा, यहां अगला 13 होगा, अगला 15 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर 21 होगा, क्योंकि ऑड नंबर थे। तो आप ध्यान से देखो, आपको कॉमन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या क्या कॉमन है? आप देख रहे होंगे कि एक तो 3 दोनों में है, एक 5 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, 7 दोनों में है, 11 दोनों में है, 13 दोनों में है, 17 दोनों में है, 19 दोनों में है, 19 दोनों में, लेकिन 21 दोनों में नहीं है। इट मीन्स आप देख सकते हो कि ये नंबर 3,
5, 7, 11, 13 ये नंबर आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कौन कौन से नंबर आएंगे आपका। एक तो आ रहा है 3 से शुरुआत होगा, 3 लिख सकते हो आप, 5 लिख सकते हो, F7 लिख सकते हो, फिर 9 नहीं आएगा, 11 आ सकता है, फिर आपका 13 आ जाएगा। तो इस टाइप के केवल प्राइम नंबर वाले नंबर आ रहे हैं, केवल प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर कवर होंगे, प्राइम नंबर वाले नंबर आ जाएंगे यहां पर, प्राइम नंबर वाले, लेकिन प्राइम नंबर भी सारे नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको आंसर लिखना है कि सी और डी में कॉमन क्या है, तो सी और डी में ये नंबर कॉमन है और ये कभी खत्म नहीं होगा, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, इस प्रकार से आप इसे छोड़ सकते हो क्योंकि ये खत्म नहीं होगा। नोट करो बेटा जल्दी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। हाँ जी, अगला कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो अगले क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको सिखाना पड़ेगा, रूल नंबर 3। यहां तक आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब यहां से आपका फिर से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है, तो रूल नंबर 3 जिसे बोलेंगे। अब तक 2 रूल हो चुके हैं ना, एक आपने सीखा यूनियन जिसमें सभी एलिमेंट को इकट्ठा किया, एक आपने सीखा इंटरसेक्शन जिसके अंदर जो एलिमेंट कॉमन थे केवल हमने वो लिखा, ठीक है। यूनियन एंड इंटरसेक्शन 2 चीज आप सीख चुके हो। नेक्स्ट है बेटा डिसजॉइंट सेट, कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है, रूल नंबर 3। चलिए रूल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं यहां से। यहां लिखता हूं बेटा रूल नंबर 3, पहले आपको रूल समझना है रूल नंबर 3 होता क्या है। रूल नंबर 3 हेडिंग डालना बेटा डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, कि डिसजॉइंट सेट होता क्या है, किसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। देखो आप सबको इंटरसेक्शन तो निकालना आता ही है, इंटरसेक्शन आप निकालते हो, जो कॉमन चीज होती है वो इंटरसेक्शन होती है। बच्चों कई बार ऐसा होता है जब कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लिखते थे A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, यही लिखा करते थे। अगर 2 सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहां हम लिखते थे 5, कि भाई A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहां जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 होगा, ये लिखा करते थे। यही होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट यानी जिसके अंदर कुछ भी जॉइंट ना हो, जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं हो, वो होता है डिसजॉइंट सेट। क्लियर हो गया क्या होता है डिसजॉइंट सेट, समझ में आ गया। जिनका इंटरसेक्शन 5 आएगा वो हमारा डिसजॉइंट सेट होगा, जिसका इंटरसेक्शन 5 आएगा वो हमारा डिसजॉइंट सेट होगा, ठीक है भाई। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि मान लीजिए कि भाई जो ए व्यक्ति है, ये एग्जांपल के तौर पे आपको रियल लाइफ का एग्जांपल, मैं एग्जांपल हमेशा रियल लाइफ का लेता हूं। कोई ए व्यक्ति है, उससे कहा गया कि आपके 3 मोस्ट फेवरेट कलर क्या हैं, ठीक है। एक बार ए से पूछ लिया कि भाई आप 3 सबसे अच्छे कलर बता दो कि आपके 3 मोस्ट फेवरेट कलर क्या है। तो उन्होंने बोला कि एक ने रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। ए ने बोला कि मेरा जो फेवरेट कलर है वो रेड, ब्लैक और ग्रीन है, ठीक है, ये इन्होंने बोला। अब हम गए बी के पास, तो बी से पूछा कि भाई आपका फेवरेट कलर क्या है। तो बी ने कहा कि एक तो मुझे पिंक बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, एक तो पिंक बहुत अच्छा लगता है, एक मुझे येलो बहुत अच्छा लगता है। येलो कलर मुझे लाना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, चलिए मैं ले आता हूं। एक मुझे येलो कलर बहुत अच्छा लगता है, तो चलिए जी येलो कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो येलो दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत दिख रहा है, हल्का कलर होता है येलो। चलो मैं कोई और कलर यूज कर लेता हूं, आप समझ लेना। येलो कलर बहुत अच्छा लगता है, और एक मुझे आप ले लो ब्राउन कलर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ए से जब पूछा गया तो उन्होंने बोला रेड, ब्लू, ग्रीन, या रेड, ब्लैक, ग्रीन, ये 3 ए ने बताया। बी ने बताया कि मुझे पिंक, येलो एंड ब्राउन, ये कलर बहुत अच्छा लगता है। अब आप देखो कि ए और बी की चॉइस बिल्कुल अलग है। बच्चों जब हम दोनों की चॉइस, या भी किसी भी 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट की चॉइस बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो उस केस में जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 होगा, क्योंकि ए और बी की जो चॉइस है बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो इस केस को हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन 5 आया। अब ये चीज हम नॉर्मल लाइफ में बहुत जगह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खाने गए, ठीक है, भाई बहन हो आप खाना खाने गए, आपको पसंद है जी बर्गर, और आपकी बड़ी बहन या छोटी बहन जो भी है वो चाउमीन। तो बर्गर एंड चाउमीन दोनों की चॉइस जो है यहां बिल्कुल अलग है, तो वो भी एक डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल है। समझ लो
केवल बुक का नॉलेज नहीं होना चाहिए, हमें इस चीज को रियल लाइफ में उतारना है। जब हम दोनों की चॉइस या 2% या 3% या 4% की चॉइस बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो उसका इंटरसेक्शन फाई लिखेंगे और इसको बोलेंगे हम डिसजॉइंट सेट। तो पहले आपको इंटरसेक्शन निकालना। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, वापस बुक पे आ जाते हैं, रियल लाइफ से थोड़ा बुक पे आ जाते हैं, मार्क्स भी चाहिए हमें। बेटा आप ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना, अगर फाई आ गया तो उसे बोलोगे डिसजॉइंट सेट, अगर आंसर क्या आया फाई तो डिसजॉइंट सेट, और फाई के अलावा कुछ और आया तो नॉट ए डिसजॉइंट सेट। क्लियर हो गया? चलिए अब ये तो हो गया डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन और ये इसका एग्जांपल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट। कह रहा है आपको जो नीचे पेयर दिया हुआ है इनमें से कौन सा डिसजॉइंट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डिसजॉइंट है। आपके पास 1 2 3 4 है, ए जो है वो 1 2 3 4 है। चलो मैं लिख भी लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, जो ए है वो मुझे गिवन है 1 2 3 एंड 4, ये ए गिवन है। अब बी की बात कर लेते हैं। एक बार बी चेक करो कि बी क्या गिवन है। अगर बी की बात करें तो बी क्या दिया हुआ है, x कॉलन x इज नेचुरल नंबर, कि भाई x एक नेचुरल नंबर है, 4 से 6 तक इक्वल टू लगा हुआ है ना, इक्वल टू मतलब 4 भी इंक्लूड है, और इक्वल टू लगा हुआ तो 6 भी इंक्लूड है, 4 से लेकर 6 तक, 4 से लेकर 6 तक। तो जो मुझे बी गिवन है वो दिया हुआ है 4 5 और 6। कंप्लीट होगी बात। अब मैं निकालूंगा बेटा ए इंटरसेक्शन बी। चेक करो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन है ना, 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 दोनों में कॉमन है। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि क्या ये डिसजॉइंट सेट है, क्या ये डिसजॉइंट सेट है, तो आंसर लिखोगे नो, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्यों नहीं है डिसजॉइंट सेट? क्योंकि आंसर फाई नहीं आया। अगर फाई आ जाएगा तो लिखेंगे डिसजॉइंट सेट, फाई नहीं आएगा तो नो आंसर लिख देंगे। समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गई सारे कॉन्सेप्ट? अब आप वीडियो को खुद बंद कर दो और खुद भी कर सकते हो। फाई आ जाए तो यस लिख देना, फाई नहीं आए तो नो लिख देना। केवल इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। ए और बी में 4 कॉमन था इसलिए आंसर नो आया, डिसजॉइंट सेट नहीं है ये। ठीक है, चलिए बाकी मैं भी आपको करा देता हूं 1 बाय 1, मैं भी आराम से एक एक चीज को समझाता हूं आपको। सेकंड पार्ट देखिए, AEIOU, बहुत बढ़िया। तो पहले मैं लिख लेता हूं सेकंड पार्ट। क्या लिखा हो बेटा? जो ए है वो इस प्रकार है, AEIOU, ये ए गिवन है, और बी क्या गिवन है, CDEF। जो बी गिवन है वो है बेटा CDE एंड F। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो चेक करो क्या ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन है? जी हां कॉमन है। देखो ई तो दोनों में है, ई जो है वो दोनों में है, और कुछ कॉमन नहीं है ना, सी कॉमन नहीं है, डी कॉमन नहीं है, एफ कॉमन नहीं है, लेकिन ई दोनों में कॉमन है। तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो ई आ जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये डिसजॉइंट सेट है, नहीं है, शाबाश सबने बता दिया, तो आंसर क्या लिखोगे? नो, इट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट सेट नहीं है क्योंकि इसका इंटरसेक्शन फाइव नहीं आया। बड़ा सिंपल है, बड़े आराम से सॉल्व करना। यही है 11th की मैथ, जिसे लोग समझते हैं बहुत ज्यादा हार्ड। पता नहीं भैया कौन समझता है हार्ड, कितना आसान मैथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, x कॉलन x इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्या होता है सर? इवन इंटीजर, ये वर्ड तो मुझे लगता है हर क्वेश्चन के हर पार्ट में आ रहा है। इवन जो 2 से डिवाइड हो, तो इवन इंटीजर की बात हो रही है। चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है कि मैं हूं इवन इंटीजर, यानी 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये हो गया इवन इंटीजर। और जहां तक मेरा ख्याल है बी देखते हैं, बी शायद ऑड के बारे में कह रहा होगा आपसे। बी क्या गिवन है? x कॉलन x इज ऑड इंटीजर। बी जो है वो ऑड इंटीजर है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता, विषम संख्या, विषम पूर्णांक। तो बी ऑड, ऑड क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। शायद आप ऐसा कुछ बच्चे को जो अपने आराम से बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं, उन्होंने देखा होगा कि वैसे भी इवन एंड ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ये पिछले क्वेश्चन में भी आया था, आपको शायद याद हो कुछ बच्चों को जो ध्यान से पढ़ते हो, मेरी बात सुनते हो बेटा।
पिछले पार्ट में भी बी, ए और बी जो था उसमें आया था, ए इवन था, बी ऑड था, इस प्रकार का था। तो इवन एंड ऑड में वैसे भी कुछ कॉमन नहीं होता, तो ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा बेटा वो 5 आएगा। क्लियर हो गया? अब क्यों 5 आया? क्योंकि इवन एंड ऑड में कुछ कॉमन ही नहीं है। वैसे भी देख लो आपको कॉमन कहां दिखाई दे रहा है, तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां 5 लिख देंगे। अब मैं अगर बच्चों आपसे पूछ लूं कि बेटा ये बता कि ये डिसजॉइंट सेट है, वेरी गुड, सबको पता है, यस आएगा कि हाँ सर जी ये डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि आपका आंसर 5 आया। जिसका आंसर 5 आ जाएगा वो डिसजॉइंट सेट है। यही समझाया था आपको, क्या आप समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? बिल्कुल आराम से पढ़ना। डिसजॉइंट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपको बहुत सारे 9 क्वेश्चन में बहुत सारे पहले सेट दिया हुआ, आपको ए दिया हुआ है, आपको बी गिवन है, आपको सी गिवन है और डी, इस प्रकार के 4। और आपको फिर से आपको नया कॉन्सेप्ट सीखना है माइनस, कि 2 सेट को माइनस कैसे कर सकते हैं। 4th कॉन्सेप्ट है, ये 3 कॉन्सेप्ट यहां तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया आपका, और यहां तक आपके 3 कॉन्सेप्ट, 3 रूल खत्म हो गए। सर जी कौन कौन से रूल आपने पढ़े? पहला रूल क्या था बेटा? यूनियन। सेकेंड रूल क्या था? इंटरसेक्शन। एंड थर्ड रूल क्या था? डिसजॉइंट सेट। क्या आप में से किसी बच्चों को यूनियन याद हुआ, जिसमें हम सभी एलिमेंट को इकट्ठा करते थे? शाबाश बेटा, वेरी गुड। इंटरसेक्शन में क्या करते थे? कॉमन एलिमेंट, बहुत बढ़िया, कि जो कॉमन एलिमेंट थे वो लिखते थे। लगभग पूरी क्लास बता रही है, बहुत बढ़िया। और डिसजॉइंट सेट क्या होता था? जिसका आंसर शाबाश 5 आता है, उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। अब हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि 2 सेट को माइनस कैसे कर सकते हैं हम। अगर एक सेट में से दूसरा सेट मुझे माइनस करना हो तो माइनस कैसे करें? तो यहां पर आता है हमारा 4th कॉन्सेप्ट, जिसे हम बोलेंगे रूल नंबर 4। मैथ पढ़ने का तरीका यही है, पहले कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि एनसीईआरटी तो हो जाए, साथ में अगर बाहर का क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे एप्लीकेशन ना लिखना पड़े कि सेवा में श्रीमान सीबीएसई महोदय, ये क्वेश्चन आपके बुक के बाहर का है, मैं ये नहीं कर सकता, अतः मुझे पूरे नंबर देने का कष्ट करें। ऐसी नौबत ना है हमारे बच्चों की। तो कॉन्सेप्ट पहले समझो कि रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है। रूल नंबर 4 का नाम क्या है? डिफरेंस बिटवीन 2 सेट। डिफरेंस बिटवीन 2 सेट, कि 2 सेट के बीच डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं सर जी? डिफरेंस बिटवीन 2 सेट, 2 सेट के बीच में डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ठीक है भाई, आपकी चॉइस 1 2 3 है, आपकी सिस्टर की चॉइस 2 3 4 है, और आपको निकालना है a माइनस बी, यानी आपके चॉइस में से सिस्टर की चॉइस को माइनस करनी है। तो कैसे माइनस होगा? सेट कैसे माइनस हो सकता है? तरीका मैं आपको सिखाता हूं, एक सीख लो, बाकी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, बहुत आराम से एक चीज को समझना है, एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप ए हो और आपकी चॉइस है 1 2 3। समझ रहे हो ना 1 2 3 का मतलब? हाँ, कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल, संगीता है ना। हाँ, 1 2 3 आपकी चॉइस है, जबकि जो बी है उसकी चॉइस जो है वो है 3 4 और 5। बड़े आराम से समझो। और मैं कहता हूं बेटा ए में से बी को माइनस करो, ए में से बी को माइनस करो। तो पहले कौन है? ए है, तो ए पे फोकस करना आपको, बस पहले ए पे फोकस करना है, बस इस बात को ध्यान रखो, ए पे फोकस करो। ए में से बी को माइनस करना है। कैसे माइनस करो? देखिए, एलिमेंट इस ए में से बी को माइनस करना है, तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करते नहीं है, बस मान लेते हैं कि 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो क्या क्या बचा? पहले कौन था? ए पे ध्यान दो, बी को मत देखो, सिर्फ ए पे ध्यान दो। 3 से 3 एक प्लस आपका कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 1 2 बचा ए में, तो आपका आंसर जो होगा वो 1 2 होगा। सर जी ये 4 5 भी तो बच गया, मैंने यही तो कहा था ए पे फोकस करो। सॉरी बेटा, जो पहले होगा ना बेटा, हमें उस पे फोकस करना है। जो पहले दिया होगा बच्चे, मुझे उस पे फोकस करना है। अब इसी में देखो, आपको कहता हूं बी में से ए माइनस करो, तो अब कमाल देखो, बी में से ए कैसे माइनस होगा, कमाल देखो। 3 से 3 के, अब बी पे फोकस करूंगा। अब मेरी आंखें, निगाहें जो होनी चाहिए, ये जो बटन जैसे तो बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो बी पे फोकस करा दो आप।
3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा 4 और 5, तो आंसर 4 और सॉरी बेटा 4 और 5 आएगा। चलिए सर जी एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो थोड़ा मजा सा आ जाता। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है बेटा। चलिए इस बार मैं कहता हूं कि एक पर्सन एक क्रिकेट टीम में हमने 4 व्यक्ति को चुना। किस किस को सिलेक्ट किया? ए को, बी को, सी को और डी को सिलेक्ट किया क्रिकेट टीम के लिए। ए बी सी डी को सिलेक्ट कर लिया। फिर फुटबॉल टीम सिलेक्ट हुई तो उसमें बी, सी और ई और एफ इनको सिलेक्ट किया। यानी बी और सी जो है वो क्रिकेट भी खेल सकते हैं और बी और सी जो है वो फुटबॉल भी खेल सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है ना, एक ही बार में लोग कई गेम खेल सकते हैं। तो जब हम कई गेम खेल सकते हैं तो आपके सामने 2 सिचुएशन बनता है। कौन कौन सा सिचुएशन बन गया बेटा? एक टीम ए है जिसमें आपने ए बी सी डी को चुना और बी में बी सी ई एफ को चुना। अब देखो ए में से बी या बी में से ए को कैसे माइनस करते हैं। एक मिनट जब पानी पी लो बेटा। हाँ जी भाई साहब, तो अब आपको माइनस करना है। कैसे माइनस करना है? मैं कहता हूं कि मेरे लाल मेरे सोना ए में से बी को माइनस कर, तो तेरा पूरा फोकस ए पे होना चाहिए। बस ए पे ध्यान दे, देख ध्यान से। ए नहीं कैंसिल हुआ, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, क्या बचा डी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। जो पहले है उस पे फोकस करना है, बस आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। देख ए किसी से कैंसिल नहीं हुआ, बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, डी किसी से कैंसिल हो गया, डी आंसर आ गया। बी को तो मैं देखना ही नहीं क्योंकि पहले ए था, ए पे फोकस करना है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मुझसे पूछ लेता कि सर जी जरा बहुत तेज चल रहे हो ना, आप बी में से ए को माइनस कर दो जरा, हम भी देखें। लो जी कोई बात नहीं, मैं बी में से ए को माइनस कर दूंगा, क्या दिक्कत है। मैं बी पे फोकस कर रहा हूं। बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, लेकिन ई कैंसिल नहीं हुआ, एफ कैंसिल नहीं हुआ, तो आंसर आएगा ई और एफ। मुझे लगता है कि यह सबसे बेहतरीन एग्जांपल होगा आपको समझाने के लिए। जो पहले है उस पर फोकस करो, क्लियर हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपके पास बेटा 4 सेट है। कौन कौन से सेट है? आपके पास ए गिवन है, आपके पास बी गिवन है, इसी प्रकार आपको सी गिवन है और आपके पास डी गिवन है। सबसे पहले इन चारों सेट को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हमें माइनस करना है। किसको माइनस करना है? ए माइनस बी करना है। तो पहले ए में से बी को माइनस करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए मैं आराम से यहीं पे सॉल्व कराता हूं, अगर आपको दिख जाए। बहुत आराम से देखना। ए में से बी को माइनस करना है। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं यहीं से, और आप भी सॉल्व कर सकते हो। मैं 9 का पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं बेटा। 9 क्वेश्चन का पहला पार्ट, ए माइनस बी। ध्यान से देखो, आंसर एक बार में आएगा, आंसर एक बार में आएगा। बस फोकस करो बोर्ड पे, बोर्ड पे देखते हो आंसर आता रहेगा आपका। देखो बेटा 3 कैंसिल नहीं हुआ, 6 कैंसिल नहीं हुआ, 9 कैंसिल नहीं हुआ, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 15 कैंसिल नहीं हुआ, 18 कैंसिल नहीं हुआ और 21 भी कैंसिल नहीं हुआ। इट मीन जब ए में से बी को माइनस करा तो केवल 12 कैंसिल हुआ था बस, बाकी कोई एलिमेंट कैंसिल नहीं हुआ। तो 3, 6, 9, 15, 18, 21 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्या आया? 3, 6, 9, 12 तो कैंसिल हो गया, 15, 18 और 21 ये आपका आंसर हो गया। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गया बेटा? कंप्लीट आंसर आपका आ चुका है, बस हो गया आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है बेटा? ए माइनस सी, यानी ए में से सी को माइनस करना है। तो चलिए ए में से सी को माइनस करते हैं। सेकंड पार्ट ए माइनस सी। अब आराम से एक चीज को बिल्कुल फोकस देखो, ए में से सी को माइनस करना है, ए में से सी को माइनस करना है, तो ए पे फोकस करो। देखो 3 कैंसिल तो नहीं हुआ, 6 देखो बेटा 6 कैंसिल हो गया, 6 आपका कैंसिल हो रहा है, 3 कैंसिल नहीं हुआ कहीं पे भी, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल नहीं हुआ, 12 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल, 15 भी कैंसिल नहीं हुआ, 18 भी कैंसिल नहीं हुआ और 21 भी कैंसिल नहीं हुआ। तो क्या क्या कैंसिल हुआ? एक आपका 6 कैंसिल हो गया था, देखो 6 कैंसिल हुआ था। एक आपका 12 कैंसिल हुआ था। 6 और 12 छोड़ के बाकी सारे नंबर लिख दो। तो 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा और 21, क्योंकि 6 एक तो 6 कैंसिल हो गया था और एक 12 कैंसिल हुआ था। यही हुआ था ना, देख लो एक बार।
एक बार 6 कैंसिल हुआ था, एक 12 कैंसिल हुआ था, तो 6 और 12 को नहीं लिखना, 6 और 12 को, 6 गैप कर दिया, 12 कर दिया, बाकी सारा नंबर लिख दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है a माइनस डी, a माइनस डी, a में से d को माइनस करना है। तो चलिए जी a माइनस डी फाइंड करते हैं। थर्ड पार्ट, a माइनस डी, आपको a में से d को माइनस करना है बेटा। तो आप आराम से a में से d को माइनस करो, a ये रहा और d ये रहा, फोकस करो आराम से, a को, a पहले है, a पे फोकस करो। 3 बिल्कुल कैंसिल नहीं हुआ, 6 कैंसिल नहीं हुआ, 9 कैंसिल नहीं, 12 बच गया, 15 कैंसिल हो गया, देखो 15 और 15 कैंसिल हो गया, 18 भी कैंसिल नहीं हुआ, 21 भी कैंसिल नहीं हुआ। तो क्या कैंसिल हुआ, केवल 15 कैंसिल हुआ। तो 15 को छोड़ के बाकी नंबर लिख देंगे। तो चलिए जी 15 को छोड़ के लिख दो, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या कैंसिल हुआ था, 15 कैंसिल हुआ था, 15 कैंसिल हुआ था ना, 15 आपका कैंसिल हो गया था। तो 18 और 21, 18 और 21 ये आपका बच गया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलिए अब आते हैं बेटा फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा, फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट आपके पास है b माइनस ए। अब देखो उल्टा गेम खेल लिया, b में से a को माइनस करना है, तो अब b पे फोकस करना है, क्योंकि b पहले है तो b पे फोकस करो। अब निगाहें आपकी b पे होनी चाहिए कि b में से a को माइनस करना है। तो b माइनस ए, यहां लिखूंगा b माइनस ए। चलिए जी b में से a को माइनस करते हैं। कैसे माइनस करोगे, b पे फोकस करो, बस b को देखते रहो, आपका आंसर आता रहेगा। b पे फोकस करो। देखो बेटा 4 कैंसिल नहीं हुआ, 8 भी कैंसिल नहीं होगा, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 16 कैंसिल नहीं हुआ और 20 भी कैंसिल नहीं हुआ। तो 4 8 12, 4 8 12 16 20 में से केवल 12 आपका कैंसिल हुआ था, बाकी कोई कैंसिल नहीं हुआ। तो 4 8 16 20 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख दो आंसर, 4 8 16 और 20 ये आपका आंसर आ गया। चलिए जी फिफ्थ पार्ट पे आता हूं बेटा। फिफ्थ पार्ट देखो, पांचवा पार्ट क्या कहता है, c माइनस ए, सी में से a को माइनस करना। तो पहले c पे फोकस करो, जो पहले उस पे फोकस करो। c को देखो, c देखो 2 कैंसिल नहीं हो रहा, 4 भी कैंसिल नहीं हो रहा, 6 कैंसिल हो गया बेटा, 6 कैंसिल हो रहा है, 8 भी कैंसिल नहीं हो रहा कहीं से भी, 10 भी कैंसिल नहीं हो रहा, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 14 कैंसिल नहीं हो रहा, 16 कैंसिल नहीं हो रहा। तो क्या क्या कैंसिल हुआ, एक आपका 6 से 6 कैंसिल हुआ, 6 से 6 कैंसिल हुआ, 12 से 12 कैंसिल हुआ, बस एक तो 6 कैंसिल हुआ, c में से 6 में से 6 माइनस हो गया, 12 में से 12 माइनस हो गया। 6 एंड 12 को हटा दो, बाकी सारे नंबर लिख दो। तो 2 आएगा, 4 आएगा और 8 आएगा, 10 आएगा और 14 आएगा और 16 आएगा। 2 का टेबल 16 तक लिखना है। क्या फाइंड करना थी, फाइंड क्या करना था, सॉरी c माइनस ए, c माइनस ए हमें फाइंड करना था। तो क्या क्या आना था, 2, अब देखो 2 बच गया था, 4 6 और 12 छोड़ के बाकी सारे नंबर लिखने हैं। 2 आएगा, 4 आएगा, 6 तो कैंसिल हो गया, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 भी कैंसिल हो गया, 16 तक था ना, तो 16 तक आपने आंसर लिख दिया। नाउ 6 पार्ट क्या है, d माइनस ए, डी में से a को माइनस करना है, इसमें से ये d है बेटा, d में से a को माइनस करना है। तो आप d पे फोकस करो। 5 कैंसिल नहीं हो रहा, 10 कैंसिल नहीं हो रहा, 15 कैंसिल हो गया और 20 कैंसिल नहीं होगा। तो 15 हटा दो, बाकी 5 10 और 20 लिख दो। तो 6 पार्ट पे आता हो बेटा, d माइनस ए, एक आपका 5 बन गया, एक 16 बच गया और एक 20 बच गया। ये सारे नंबर आपके बच गए। अब आते हैं 7 पार्ट पे। 7 पार्ट क्या है, b माइनस सी, आपको b में से c को माइनस करना है। 7 पार्ट b माइनस सी, b में से c को माइनस करना है। तो b में से c को माइनस करना है, तो b पे फोकस करो। b में से c को माइनस करना है तो b पे फोकस करो। देखिए 4 से 4 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल। कमाल देखो, आपका 4 भी कैंसिल हो रहा है, आपका 8 भी कैंसिल हो रहा है, आपका 12 भी कैंसिल हो रहा है, आपका 16 भी कैंसिल हो रहा है, केवल 20 बचेगा। तो 20 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, केवल हम यहां पर 20 लिख देंगे। चलिए जी 8th पार्ट पे आते हैं। 8th पार्ट देखो जल्दी से बेटा। 8th पार्ट, b माइनस डी, अब आपको b में से d को माइनस करना है, b में से d को माइनस करना है। तो b माइनस डी पहले लिख लेते हैं, b माइनस डी, पहले b पे फोकस रखना है बस। b में से d को माइनस करना है, b में से d को माइनस करना है। 4 कैंसिल नहीं हो रहा, 8 कैंसिल नहीं होगा, 12 कैंसिल नहीं होगा, 16 कैंसिल नहीं होगा, 20 से 20 कैंसिल। तो 4 8 12 16 बच गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया। 4 से लेके 16 तक लिखना है।
तो 4, 8, 12 और 16 ये आपका बच गया। चलिए जी, अब आते हैं 9 पार्ट पे। देखिए 9 पार्ट आपसे क्या कह रहा है। 9 पार्ट ढूंढो बेटा। 9 पार्ट आपसे क्या कह रहा है, C माइनस बी, आपको C में से B को माइनस करना है। C माइनस बी, C माइनस बी, C में से B को माइनस करना है। तो पहले C पे फोकस करना, C पे फोकस करो, C पे फोकस करो, C में से B को माइनस करना है। C पे फोकस करो बस। 2 कैंसिल नहीं हो रहा, 4 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल नहीं हो रहा, 8 कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल हो, 12 भी कैंसिल हो गया और 16। देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, आपको दिखा देता हूं, मैं लिख के भी दिखा देता हूं। एक तो देखो 4, ये 4 कैंसिल हो गया, एक आपका 8 कैंसिल हो गया, एक आपका 12 कैंसिल हो गया और एक आपका 16 कैंसिल हो गया। तो क्योंकि C माइनस ए फाइंड करना है तो C में देखो क्या क्या बच गया। आप C पे फोकस करो, क्या क्या बच गया। 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14 ये बच गया। 2, 6, 10, 14 जो बच गया वो लिख दो। चलिए बेटा 10 पार्ट पे आते हैं। अब 10 पार्ट देखो, 10 पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, 10 पार्ट पूछ रहा है बेटा D माइनस बी, D माइनस बी पूछ रहा है। D माइनस बी आ जाओ, D माइनस बी। तो पहले D पे फोकस करो, D माइनस बी करना है। D पे फोकस करो बस, D माइनस बी, देखो D माइनस बी करना है। अब आप चेक करो 5, D चेक करो बस, D चेक करो, D पे ध्यान दो, D ध्यान दो। 5 कैंसिल नहीं होगा, 10 भी कैंसिल नहीं होगा, 15 भी कैंसिल होगा, लेकिन 20 कैंसिल हो जाएगा। 20 से 20, इस बार 20 कट गया ना, तो 5, 10, 15 बचा। तो क्या लिखोगे, एक आपका बचा 5, एक बचा 10 और एक आपका बचा 15। अब देखते हैं 11 पार्ट। 11 पार्ट पे आते हैं बेटा। 11 पार्ट क्या है, 11 पार्ट बेटा C माइनस डी, C माइनस डी, C माइनस डी, C में से D को माइनस करना है। तो C पे फोकस करो, C में से D को माइनस करना है। इन दोनों को आपस में माइनस करना है बेटा, बहुत ध्यान से देखना। C में से D को, पहले एक बार हटा देता हूं, पहले इनको थोड़ा साफ कर देता हूं ताकि आपको दिख सके, है ना। सिस्टम है मेरे पास, जब अच्छी फैसिलिटी है तो यूज कर लो ना भाई। जरा आप ध्यान से देखो, C में से D को माइनस करना है तो C पे फोकस करो, केवल आपको C पे फोकस करना है। C में से D को माइनस करना है। 2 नहीं है कैंसिल, 4 नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 नहीं है, 10, हाँ जी 10 आपका कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल हो गया था। 12 नहीं है, 14 नहीं है, 60 नहीं है। तो केवल आप ये देख रहे हो कि 10 कैंसिल हो रहा है, बाकी इनमें से कोई कैंसिल नहीं हो रहा। तो 2 से लेकर 16 तक लिख दो, 10 को हटा देना क्योंकि 10 से 10 कैंसिल हो गया था। 10 को छोड़ के बाकी सारे नंबर लिख दो। तो क्या क्या आएगा बेटा, क्या पूछा था पहले देखो, 11 पार्ट। 11 पार्ट क्या था बेटा, C माइनस डी, C माइनस डी। तो 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, 10 कैंसिल हो गया था, 12 था, 14 था और 16 था। तो ये जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा C माइनस डी का। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट पार्ट 12 पार्ट। 12 पार्ट देखो क्या है, D माइनस सी है, D माइनस सी, D माइनस सी पे फोकस करते हैं। तो पहले लिख लेता हूं यहां 12 पार्ट, D माइनस सी, D माइनस सी, D में से C को माइनस करना है, D में से C को माइनस करना है। तो D माइनस सी करके देखो, D अब उल्टा करना है, अब आपको D पे फोकस करना है। पहले मैं इसको हटा देता हूं, ये साइन हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। D में से C को माइनस करना है बेटा, तो आराम से माइनस करो। D पे फोकस करो। 5 किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, 5 तो कैंसिल नहीं हो रहा, 10 आपका कैंसिल हो रहा है, 10 आपका कट जाएगा, ये वाला 10 है कैंसिल, 15 भी नहीं है और 20 भी यहां नहीं है। तो 5, 15 और 20 बच गया। 5, 15 और 20 क्या लिखेंगे, 5, 15 और 20। इस प्रकार से बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो पहले आता है बच्चे उस पर फोकस करते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं, जो बच जाता है वो लिख देते हैं। डी में से वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो सी में होगा और जो बच गया वो लिख देंगे। ठीक है, चलिए जी अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसी प्रकार से है, इसमें भी आपको माइनस ही करना है। इसमें आपको देखो x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, दो चीज आपको गिवन है, x और y दो चीज आपको गिवन है। पहले देख लो, x गिवन है और आपको y गिवन है। ठीक है, तो पहले x और y लिख लेते हैं। x क्या है, ABCD। x क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको x गिवन है। x क्या गिवन है, A B C और D ये गिवन है x और y चेक करो, y क्या गिवन है सर जी, y गिवन है F B D G, F B D G, F B D और G, ये चार चीज आपको दिया हो, F B D G। अब आपको फाइंड क्या करना है, 1 y देखो, एक बार x माइनस y फाइंड करना है, y माइनस x फाइंड करना है। तो पहले लिख लेता हूं, x माइनस y फाइंड करना है, दूसरा पार्ट y माइनस x फाइंड करना है, और तीसरा पार्ट थर्ड पार्ट पे आते हैं।
आ जाओ भाई, थर्ड पार्ट पेश हो जाओ। एक पार्ट और है छुपा हुआ कहीं। ओहो हो, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। एक्स और वाई का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब आराम से फाइंड होगा, अगर आप आराम से देख सकते हो। मेरे स्क्रीन को बड़े बहुत आराम से देखो। एक्स माइनस वाई, मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, एक्स माइनस वाई करो, एक्स पे फोकस करो बस। देखो ए नहीं हो रहा कैंसिल, तो पहले ए लिख लो। बी से बी कैंसिल हो गया, सी तो कैंसिल नहीं हो रहा, डी से डी कैंसिल हो गया, बस ए और सी आंसर आएगा। अब y माइनस एक्स फाइंड करो, तो y पे फोकस करो, y पे फोकस करो, y को ध्यान से देखो। b से b कैंसिल हो गया, पहले y पे फोकस करो। f चेक करो, f क्या f कैंसिल हो रहा है? f तो कैंसिल नहीं हो रहा। b कैंसिल, d कैंसिल, तो g बच गया। तो जो बच गया वो लिख दो भाई, जो पहले है उस पर फोकस करो। f किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, b कैंसिल हो रहा है, d भी कैंसिल हो रहा है, g किसी से कैंसिल हो रहा है, तो f और g जो होगा वो आंसर होगा। अब हमें क्या करना है, x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन क्या होता है? x और y का इंटरसेक्शन, x और y का कॉमन पॉइंट। x और y इंटरसेक्शन याद है ना बेटा, x और y में जो कॉमन है, तो x और y में कॉमन क्या है? b और c यहां भी है, सॉरी एक तो b है और एक d है, और यहां भी एक b है और एक d है। तो x और y में कॉमन क्या है? b d। तो दोनों में जो कॉमन है वो आएगा b और d। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कॉन्सेप्ट का कितना फायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने में आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट का कितना फायदा होता है। अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है तो बहुत कम परेशानी आती है। आपको माइनस करना आता था, आपको इंटरसेक्शन आता था, एक बार में आप आंसर निकाल दोगे। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर। r क्या है बेटा? रियल नंबर। अब सर जी रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में बेटा सारे नंबर आते हैं, टोटली सारे नंबर। देखो नंबर कई टाइप के होते हैं, नेचुरल नंबर होता है, वोल नंबर होता है, उसके बाद इंटीजर आता है, फिर रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। मैं इसके ऊपर आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा, सारे नंबर आपको बताऊंगा। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, टोटली सारे नंबर आते हैं। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो आपसे क्या कह रहा है कि r जो है वो रैशनल नंबर है और q जो है वो r जो है वो रियल नंबर है और q जो है वो रैशनल नंबर है। तो देन व्हाट इज द r माइनस q? तो अगर r में से q को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? क्या कह रहा है सर जी? कुछ समझ में नहीं आया। मैं हूं ना समझाने के लिए बेटा, टेंशन क्यों ले रहा है? समझ मेरी बात ध्यान से समझ। एक होता है बेटा रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर, जिसको हम r बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेटा रैशनल नंबर जिसको हम q बोलते हैं, और एक होता है बेटा इरेशनल नंबर जिसको हम i से डिनोट करते हैं। i से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, या तो i से डिनोट कर लो या इरेशनल। आपके बुक में लिखा हुआ है किसको किससे डिनोट करना चाहिए। चलिए जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रियल नंबर r है, इसके दो पार्ट हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पता है क्या पूछ रहा है कि अगर मैं रियल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? तो भैया रियल में से रैशनल को माइनस करेंगे तो इरेशनल बचेगा। रियल नंबर तो सारे हो गए ना, रियल नंबर सारे नंबर है, सारे रियल नंबर में से अगर रैशनल को उड़ा देंगे तो इरेशनल ही बचेगा, हो गया आंसर। और ऐसे रियल में से इरेशनल को हटाएंगे तो रैशनल बचेगा। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है चीजों को। ये नहीं कि याद कर लिया कि रियल में से रैशनल गया तो इरेशनल। क्यों बचा इरेशनल? इरेशनल ही क्यों बचा सर जी, हमें ये पता हो। तो बच्चे रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल। तो रियल में से अगर सारे रैशनल नंबर को हटा देंगे तो केवल इरेशनल बचेगा। ये है क्वेश्चन। तो आपसे पूछ क्या रहा था? आपसे पूछ रहा था कि रियल में से अगर q को माइनस कर देंगे, r में से q को माइनस कर देंगे, रियल में से रैशनल नंबर को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? तो आंसर देंगे ये बचेगा इरेशनल। यहां पे आंसर आएगा इरेशनल, कि केवल इरेशनल में बचेगा। क्या सबको समझ में आ गया? ये बेटा ऐसा है, एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है 1 मार्क्स में। 1 मार्क्स में पूछते हैं कि रियल में से रैशनल हटा देंगे तो इरेशनल। अच्छा, उल्टा भी कर सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ, मैं आपको बता दूं, जो नहीं है कि ऐसा ही आए, कोई फिक्स थोड़ी है कि यही आएगा। एग्जाम में उल्टा कर देगा, वो कहेगा रियल में से इरेशनल को माइनस करें तो रैशनल आएगा। ठीक है भाई, तो घबराना नहीं है, चीजों को पता होना चाहिए। रियल के दो पार्ट है, रैशनल इरेशनल। रियल में से रैशनल हटाओगे तो इरेशनल बचेगा, रियल में से इरेशनल को हटाओगे रैशनल बचेगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे, अंतिम क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज को हम नमस्ते और बाय बाय कर देंगे और अगले क्वेश्चन के लिए हमें कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट बताना है। सर जी डिसजॉइंट सेट तो मुझे आता है, आपने बताया था सर जी कि जिसका इंटरसेक्शन फाई आए वो है डिसजॉइंट सेट, आपने बताया था सर। थैंक यू सर, आपने बताया था, मुझे याद आ गया सर, यही तो मैं भी कह रहा हूं, मैंने आपको सिखाया था। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? जिसका इंटरसेक्शन फाई हो। तो चेक करते हैं इनमें से किसका इंटरसेक्शन फाई है। जिसका इंटरसेक्शन फाई आएगा वो डिसजॉइंट सेट होगा। ठीक है, अब आराम से चेक करते हैं, एक बार चेक कर लो। देखो बेटा ए क्या है 2 3, बहुत आराम से एक चीज को समझना है। 2 3 4 5, 2 3 4 5 3 6। देखो 3 जो है बेटा वो दोनों में है, 3 दोनों में है, 3 दोनों में आ रहा है। तो 12 क्वेश्चन का पहला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी जब निकालूंगा तो 3 आएगा ना, क्योंकि 3 दोनों में है। और अगर 3 आ रहा है आंसर तो लिखूंगा आंसर नो, कि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि सर जी ने कहा था 5 आना चाहिए, 5 होगा तो डिसजॉइंट सेट होगा ना भाई। इंटरसेक्शन 3 आ रहा है इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। AEIOU लो जी कर दिया बेड़ा गर्ग, यहां भी ए है और यहां भी ए है, हो गया काम। आगे मैं क्या चेक करूं? यहां भी ए है और यहां भी ए है, यानी दोनों में ए जो है वो कॉमन है, दोनों का ए जो है वो कॉमन है। तो मैं करूंगा सेकंड पार्ट कि जब ए इंटरसेक्शन बी निकालने गया तो कॉमन आ गया ए, इसलिए ये भी डिसजॉइंट सेट तो नहीं है, क्योंकि आंसर 5 आना चाहिए, नहीं आया, ए आया, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। चलिए तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट क्या है बेटा? तीसरा पार्ट देखो क्या कुछ कॉमन है? 2 6 10 14 नहीं जी, ये देखो कमाल हो गया। 2 नहीं है, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। यही तो चाहिए था सर जी, आहा मजा आ गया सर जी, यही है डिसजॉइंट सेट। क्यों सर जी? हाँ क्योंकि कॉमन नहीं है, तो इन दोनों में क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, तो तीसरा पार्ट आते हैं। हम तीसरे पार्ट में क्या लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 है और यही हमारा डिसजॉइंट सेट है। यस आएगा आंसर, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। फोर्थ पार्ट चेक कर लेते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट देखो बेटा, फोर्थ पार्ट चेक करो। 2 6 10, सॉरी कौन सा पेन ले लिया भाई मैंने, हट जाओ, थैंक यू, आप आ जाओ। हाँ जी 2 6 10, ये है 2 6 10 और ये है 3 7 11। भैया कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है यहां, तो यहां भी तो कुछ भी कॉमन नहीं आया ना। 2 6 10 है नहीं यहां पर कोई सा भी एलिमेंट, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सर जी यही देख के तो मजा आ गया कि फोर्थ पार्ट में भी जो ए इंटरसेक्शन बी है वो 5 है, तो इसका आंसर भी यस होगा। तो 2 में आएगा नो, 2 में आएगा यस। और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज हो गया बस। ठीक है भाई, मजा आया, नई चीज सीखने को मिली। टोटल 4 रूल, मैं फिर से कहूंगा, एक्सरसाइज पे मत ध्यान दो, 1.4 हो गया, ओहो खुश हो गए। एक्सरसाइज पे नहीं ध्यान देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। ये मत बोलो कि हमारा 1.4 हो गया, ये बोलो कि आज नए 4 कॉन्सेप्ट हुए, क्योंकि आगे लाइफ में कॉन्सेप्ट काम आते हैं। बड़े एग्जाम देने के लिए, बहुत बड़े ऑफिसर बनना है ना, तो कॉन्सेप्ट सीखो बेटा, यही काम आएगा। कंपटीशन एग्जाम में कॉन्सेप्ट पूछा था, वो थोड़ी पूछेगा एनसीईआरटी करी थी या नहीं करी थी, कॉन्सेप्ट काम आएगा। आई होप वो 4 रूल आपको समझ में आ गया। लास्ट बार बताता हूं, एक आपने सीखा यूनियन, जिसमें सारे एलिमेंट इकट्ठा करते थे। एक था इंटरसेक्शन, जिसमें कॉमन आता था। एक था आपको ए में से बी माइनस करना, जो 2 सेट को कैसे माइनस करते हैं। और फोर्थ था डिसजॉइंट सेट, कि आंसर 5 आ गया तो डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नमस्ते बेटा, बाय बाय, अपना ध्यान रखो, बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे, आप पढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा, आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबको बाय बाय, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ना। ठीक है बेटा, चलें।